हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी प्यारी प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, सुस्वागतम आज की अपनी ऑडिट की कक्षा में। सर जो अपना ऑडिट का फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, हाँ जी सर, फ्री वाला फास्ट ट्रैक बैच, उसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 13 ग्रुप ऑडिट पे पहुंच चुके हैं। सर ये फ्री फास्ट ट्रैक बैच जिसको नहीं पता है, पूरा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल रहा है। पर सर अच्छी चीज पता है इसकी क्या है? सर अंडरस्टैंडिंग तो अपन सब करते ही करते हैं, समझना तो कंपलसरी है ही। पर सर ऑडिट में मेन जो बच्चों की दिक्कत होती है, सर याद नहीं हो पाता है, रट्टाफिकेशन नहीं हो पाता है, तो सर उसकी जिम्मेदारी भी मैंने ही ली है। वो भी मैं आपको क्लास में अभी कराऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन साथ में करेंगे फ्री फास्ट ट्रैक बैच में, आपका पूरा 100% कवरेज हो जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सर मेरा नाम है सीए हेमंत सोमानी। आई हैव सिक्योर्ड इंजीनियरिंग 46 इन सीए फाइनल एग्जामिनेशन, इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड मेनी अदर एग्जामिनेशंस आल्सो आई हैव। चलो आइए सर शुरू करते हैं। सर चैप्टर नंबर 13 जिसको अपन प्यार से बोलते हैं सीएफएस ऑडिट की, जिससे अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है सीएफएस, जो तुमको मेरे से अच्छा आता है सीएफएस, क्योंकि तुमने पहले ही एफआर में पढ़ा हुआ है, उसकी ऑडिट करना सिखाता है अपन को ये वाला चैप्टर, ठीक है। और सर एक और चीज बता दूं, ये जो आपकी बुक है पूरी की पूरी चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर बुक है, जो अगर मतलब जिससे अपना मैराथन ये फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, उसके अंदर सर देखो कॉन्सेप्ट तो कवर है, उस कॉन्सेप्ट के साथ जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हाथों हाथ कवर है। तो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपके दोनों हो जाएंगे। याद करने की कोई ट्रिक है तो याद करने की ट्रिक भी आपकी इसी में हो जाएगी। पूरी चार्ट टेबुलर फॉर्मेट में कलरफुल हाईलाइटेड है। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो सर अगर आप चाहो मतलब, और स्पेसिफिकली 380 पेजेस, सर 380 पेजेस में आपके सारे कॉन्सेप्ट और सर सारे क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन भी, दोनों की दोनों कवर है ओनली 380 पेजेस में। आप चाहो तो पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हो, फिजिक्स वाला स्टोर से। तो ये अपना उसी से चल रहा है। बाकी आप चाहो तो अपने आईसीआई के मॉड्यूल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदर ऑथर की बुक जो अगर आईसीआई से मैच करती है तो उससे कर सकते हो, क्योंकि अपना कंटेंट पूरा आईसीआई के हिसाब से, ठीक है सर। चलो, एंड रिगार्डिंग नोट्स सर, ये आप बार बार पूछ रहे हो नोट्स 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 नोट्स। अरे देखो सिंपल सी बात है यार, पूरी की पूरी बुक तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता ना फ्री में। मेरी बात समझो यार, इतना कंटेंट लिया, सब कुछ लिया, पूरी बुक कैसे कैसे शेयर कर दूं भाई? मतलब थोड़ा तो समझो। पूरी बुक नहीं शेयर होती, पर हाँ नोट्स में ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी, वो नोट्स आपको, वो वाले पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी पीडब्ल्यू ऐप पे। और जो नोट, जो एनोटेड नोट्स है, जो मैं लिख के दे रहा हूँ, कि जहां मुझे लगता है कि ये चार्ट फॉर्मेट में चाहिए, चार्ट फॉर्मेट में बनाना है, तुम लोगों को ये जरूरत होगी जो मैं लिख रहा हूँ, वो वाली लिखे हुए वाली स्पेसिफिक, वो भी मैं आपको पीडब्ल्यू ऐप पे दे दूंगा। वो वाली भी आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जहां जहां पे आपको वो वाली जरूरत है, पीडब्ल्यू ऐप पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए सर शुरू करते हैं। तो सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों अपन ऑडिट वगैरह कर रहे हैं? यार देखो, तुमको मेरे से अच्छा आता है, पर मैं वापस एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं यार, तुमको आता है ये सब चीजें। कि लेट्स से सर एक कोई कंपनी है, लेट्स से रिलायंस का मैं नाम ले लेता हूं। रिलायंस का खुद का कोई धंधा चल रहा होगा, चलो रिलायंस खुद का कोई बिजनेस कर रही है, ठीक है ना। पर सर रिलायंस ने ना बहुत सारी सब्सिडरी से, रिलायंस के पास ये सब्सिडरी है, ये जॉइंट वेंचर है, लेट्स से ये सब्सिडरी हो गई, जॉइंट वेंचर हो गया, ये एसोसिएट हो गया। तो ऐसे नीचे बहुत सारी कंपनीज है, बेसिक चीज है। तो ये नीचे वाली कंपनी, नीचे वाली जो भी सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है, वो अपना अपना धंधा कर रही है। तो अपना अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो बनाएगी नीचे वाली सारी कंपनी, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट जो भी है, बेसिक चीज है। रिलायंस भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो रिलायंस अपना खुद का भी कोई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, खुद का सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। पर क्योंकि वो कौन है? होल्डिंग कंपनी है, इतने सारों की वो होल्डिंग कंपनी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको मिलाकर एक सीएफएस भी बनाएगा, वो एक सीएफएस भी बनाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिक चीज है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट है। तो सर अपन को सीएफएस की ऑडिट करनी पड़ेगी, अपन को सीएफएस की ऑडिट सीखनी है, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो है, ये सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इन सबके अपने अपने कंपोनेंट है। ये सब अपने, इनको क्या बोलते हैं? ये कंपोनेंट है। तो इनके सबके अपने अपने कंपोनेंट ऑडिटर है, जिनको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट ऑडिटर। जो अपन ने ऐसे 600 में भी पढ़ा था, ब्रांच के ऑडिटर, कंपोनेंट के ऑडिटर, वो अलग ऑडिटर है। और जो रिलायंस है, रिलायंस का खुद का बिजनेस है, वो खुद का एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो इसके एसएफएस का भी एक पेरेंट ऑडिटर है, इसको बोलते हैं पेरेंट का ऑडिटर, इसको बोलते हैं पेरेंट का ऑडिटर। तो जो अपन सर सीएफएस बना रहे हैं, सीएफएस की ऑडिट कौन करेगा? सीएफएस की ऑडिट कौन करेगा? तो इसके लिए आपको चॉइस दे दी। आप चाहे तो ये जो पेरेंट वाला ऑडिटर था ना रिलायंस का, वो पेरेंट ऑडिटर खुद उसकी ऑडिट कर सकता है सीएफएस की, या फिर दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप कोई दूसरा वाला सीएफएस का ऑडिटर उठा के ले आओ तो भी ठीक है। कि जो कंसोलिडेशन करा है अपन ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबका कंसोलिडेशन करा है, वो सही से करा है नहीं करा, वो सही से करा है या नहीं करा, उसके लिए आप सीएफएस के लिए एक अलग ऑडिटर ले आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, दोनों वाला हुआ है। और सर अब बेसिक चीजें यार, ये सब तो मतलब क्या ही बताऊं तुमको मैं, आधी चीजें तो सर जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो अगर आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा है तो AS 21 के हिसाब से बना दो, इंड एस लग रहा है तो इंड एस 110 के हिसाब से बना दो, ठीक है। और सर साथ में जब भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब CFS बना रहे हो तो आपको कैसे बनाना है वो, तो आपने खुद का कभी SFS भी बनाया होगा, खुद का SFS मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो खुद का जो SFS बनाया कोशिश करो कि एग्जैक्ट सेम मैनर में, सेम फॉर्मेट में, कोशिश करो सेम मैनर में, सेम फॉर्मेट में तुम उसी हिसाब से CFS भी बनाओ, उसी हिसाब से CFS भी बनाओ। तो प्रेजेंटेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जितना आप कोशिश करो मतलब जितना हो सके सेम फॉर्मेट में और सेम मैनर में, जैसा तुमने SFS बनाया वैसा ही CFS बनाओ, जैसा तुमने SFS बनाया वैसे ही CFS बनाओ, ठीक है ना। और वो ये कि ऑडिटर कौन कौन होगा मैंने तुमको पहले बता दिया। सर CFS के अंदर क्या क्या होता है, सर बैलेंस शीट का कंसोलिडेटेड बनाते हैं अपन, बैलेंस शीट होती है उसके अंदर P&L होता है, कैश फ्लो होता है, बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो, और एक सोकी नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये वो रहा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और उसके नोट्स शो करो, उसके नोट्स करो। तो बेसिक चीज है बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो, बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो, एक सोकी होता है आजकल मेनली इंडेस के अंदर सोकी हो जाता है, और उसके बाद नोट शो करो, उसके बाद नोट शो करो। सर CFS मैंडेटरी होता है कंपनीज एक्ट में, मतलब कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको CFS बनाना कंपलसरी, आपको CFS बनाना कंपलसरी। अगर आपकी मतलब कोई भी सब्सिडी JV एसोसिएट है, अगर आपकी कोई भी सब्सिडी JV एसोसिएट है तो उसके लिए आपको CFS बनाना कंपलसरी है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपकी वेदर एक तो कंपनी है वन और मोर सब्सिडी एसोसिएट JV, मतलब इनमें से ऐसा कुछ भी है, तो इन एडिशन टू ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसको CFS बनाना कंपलसरी है, मतलब उसको CFS बनाना कंपलसरी होता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। और सर जब भी आप CFS बनाओगे, जब भी आप CFS बनाओगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल ले लेना, मतलब आपको क्या करना है, जब भी आप CFS बनाओगे तो उसको AGM में रखना पड़ेगा ना। AGM किसकी होती है, शेयर होल्डर की। तो जब भी आप AGM के अंदर अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे, अब ताकि वो लोग अप्रूव करें, शेयर होल्डर अप्रूव करें, तो जब भी आप अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करोगे AGM में, उसी वक्त CFS को भी प्रेजेंट कर देना, उसी वक्त CFS को भी प्रेजेंट कर देना, उसी वक्त CFS को भी प्रेजेंट कर देना। पर इधर AGM के पहले, AGM के पहले आप इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा लेना, AGM के पहले इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवा लेना, ठीक है। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, उन्होंने अप्रूव करा तब अपन AGM में शेयर होल्डर से अप्रूव करवा लेंगे। सो CFS शैल आल्सो बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलोंग विद द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो लेट डाउन इन द AGM, उसको AGM में भी रखते हैं अलोंग विद द SFS के साथ में, SFS के साथ में, जो मैंने समझाया वही बात है, ठीक है। तो सर तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे AGM में रखने के पहले एक बार, ठीक है। और सर साथ में जब भी आप AGM में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हो, जब भी आप CFS को AGM में प्रेजेंट कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो जो भी आपकी सब्सिडरी है, जो भी आपकी सब्सिडरी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी फीचर है, जिसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर, जिसको बोलते हैं सेलिएंट फीचर, तो जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स है, सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो फीचर्स है, वो भी आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे AGM में, AOC 1 में, AOC 1 में। शेल ऑल्सो अटैच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सेपरेट स्टेटमेंट जिसका सेलिएंट फीचर ऑफ सब्सिडी इन AOC 1, ठीक है ना। तो साथ में आपको क्या अटैच करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, अपने CFS के साथ क्या अटैच करना है अपन को, सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर ऑफ सब्सिडरी FS, सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके सेलिएंट फीचर AOC 1 में, AOC 1 के अंदर, ठीक है। और कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको फाइनेंशियल CFS कैसे बनाना है, आपको शेड्यूल 3 फॉलो करके करना है, आपको शेड्यूल 3 फॉलो करके बनाना है, ठीक है। ये वाली लाइन में भी बाद में बता ही देता हूँ, ये बाद में आता हूँ, लास्ट वाली लाइन पे बाद में आता हूँ। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको बनाना होता है हमेशा, ठीक है। चलो, तो सर ये अपन ने क्या पढ़ा कि हाँ भाई कंपनीज एक्ट के अंदर CFS बनाना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी कोई भी सब्सिडरी JV एसोसिएट हो रहा है तो आपको CFS बनाना पड़ेगा, वो CFS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, उसके बाद अपन AGM में रखेंगे, साथ में जो सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके सेलिएंट फीचर भी अटैच कर देना इन AOC 1, ठीक है। और साथ में शेड्यूल 3 को फॉलो करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, शेड्यूल 3 को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और ये सेक्शन कंपलसरी है, मतलब याद कर लेना, तो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 इजी है वैसे। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि आपको मैंडेटरी FS बनाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे उसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, सब्सिडरी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके सेलिएंट फीचर AOC 1 के अंदर बता देना, और साथ में शेड्यूल 3 के हिसाब से बना लेना। अब सर होता क्या है कि लेट्स से हर मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, फाइनेंशियल
इस जो CFS बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक तो शेड्यूल 3 भी बोलता है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंपनीज हो तो शेड्यूल 3 बोलता है, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 बोलता है, ठीक है। साथ में जो FRF होते हैं, FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको अपन बोलते हैं, तो जैसे लेट से अलग अलग 2 FRF है ना, कि या तो वो कंपनी पे इंडेज लगते तो इंडेज 110, और अगर एएस लगते तो एएस 21, ये तो शेड्यूल 3 भी बोलता है और इंडेस और एएस भी बोलते हैं कि आपको CFS बनाना है, इंडेस और एएस भी बोलता है आपको ये बनाना है। अब सर कभी लेट से अभी कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है, कुछ एग्जेम्पशन दी हुई है कि कभी अगर आपकी कंपनी पे इंडेस लगते और इंडेस मना कर दे, इंडेस मना कर दे कि इंडेस के हिसाब से उसको CFS नहीं बनाना, कुछ एग्जेम्पशन होती है, जैसे अगर तुमको याद हो तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनको कभी भी CFS नहीं बनाना होता, अगर तुमने याद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा हो। तो इंडेस इन्वेस्टमेंट कंपनी को इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना, तो क्या अब उसको CFS नहीं बनाना, मतलब क्या उसको इंडेस कंपनी को CFS नहीं बनाना, तो क्या अब उसको CFS बिल्कुल बनाना ही नहीं है क्या, क्योंकि इंडेस 110 ने मना कर दिया? तो नहीं भाई, माना इंडेस 110 ने मना कर दिया, पर शेड्यूल 3 बोलता है, शेड्यूल 3 की एग्जेम्पशन थोड़ी ना अभी तक उसको मिली है, शेड्यूल 3 की एग्जेम्पशन उसको अभी तक थोड़ी ना मिल रही है, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि शेड्यूल 3 भी मना कर दे तो बात अलग है, तो बात अलग है, ठीक है ना। और सर वैसे ही अगर एएस मना कर दे तो क्या आपको बनाना ही नहीं है? नहीं सर, सेम अगर शेड्यूल 3 ने मना नहीं करा, शेड्यूल 3 तो बोलता है बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इन सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जो इंडेस और एएस है ना, वो थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट देते हैं, वो थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट देते हैं कि आप जब CFS बनाओगे तो CFS के नीचे बहुत सारे नोट्स अकाउंट्स होने चाहिए, बहुत सारे डिस्क्लोजर होने चाहिए, इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर कभी इंडेस मना कर दे, एएस मना कर दे, मतलब जो भी कंपनी पे लग रहा है, जो भी कंपनी पे लग रहा है, जैसे इंडेस लगता है और इंडेस ने मना कर दिया, इंडेस लगता है आपकी कंपनी पे और इंडेस ने मना कर दिया कि आपको CFS नहीं बनाना, ऐसा मना कर दिया, तो ठीक है, आप इंडेस की रिक्वायरमेंट फॉलो मत करो, जो केवल शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, जो केवल शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, आप केवल उतनी फॉलो कर लो, हम मान लेंगे आपने CFS अच्छे से बना लिया, ठीक है। ये रहा। तो लास्ट पॉइंट भी यही बोलता है, इफ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS, अगर कंपनी को CFS नहीं बनाना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CFS नहीं बनाना एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो इट शैल बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट होगा इफ द कंपनी कंप्लाइज विद शेड्यूल 3 प्रोविजन, ठीक है। अब मैंने बोला सबके अंदर अपने अपने एग्जाम्शन है, कि शेड्यूल 3 के कुछ अलग एग्जाम्शन है, कि शेड्यूल 3 ने मना कर दिया कि मेरे को CFS नहीं बनाना, तुम लोगों को CFS नहीं बनाना, शेड्यूल 3 के कुछ अलग पॉइंट है कि तब आपको नहीं बनाना। इंडेस के कुछ अलग एग्जाम्शन है कि इस केस में आपको CFS नहीं बनाना, एस के कुछ अलग एग्जाम्शन, ठीक है। वो लेट्स से वही सेम केस, अगर कभी शेड्यूल 3 ने मना कर दिया कि आपको CFS नहीं बनाना, तो फिर पर भाई इंडेस तो बोलता है ना, इंडेस के हिसाब से तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब एक मना करता है दूसरी जगह फंस जाओगे, दूसरा मना करता है पहली जगह फंस जाओगे, जब तक दोनों मना ना करते, जब तक दोनों मना ना करते, ठीक है। आ जाओ सर। तो सर एज पर कंपनीज एक्ट, अब एग्जेम्पशन दिए हुए तीनों केस के अंदर, कंपनीज एक्ट में कब आपको CFS नहीं बनाना, एस के अंदर नहीं बनाना, इंडेस के अंदर कब कब नहीं बनाना। सर कंपनीज बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको CFS नहीं बनाना, कंपनीज एक्ट बोलता है आपको CFS नहीं बनाना अगर आप किसी भी आप एक किसी भी कंपनी की सब्सिडी हो, आप किसी भी कंपनी की सब्सिडी हो, या तो फुल्ली ऑन्ड या फिर पार्शियली ऑन्ड, मतलब आप बस सब्सिडी हो, या तो होली ऑन्ड भी हो सकती है, पार्शियली ऑन्ड भी, आप किसी भी कंपनी की सब्सिडी हो, आप किसी भी कंपनी की सब्सिडी हो, और आपने उनको राइटिंग में दे दिया था, आपने उनको राइटिंग के अंदर बोल दिया कि भाई मैं CFS नहीं बनाने वाली, मैं CFS नहीं बनाने वाली, और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, ठीक है। एक कंडीशन तो ये कि आपने अपने जितने भी मेंबर थे उनको बता दिया मैं CFS नहीं बनाने वाली, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया। दूसरा, न तो आप लिस्टेड कंपनी हो ना लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, न तो आप लिस्टेड कंपनी हो ना लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, तो CFS नहीं बनाना, मतलब तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपने एक तो राइटिंग में आपके सारे मेंबर को बता दिया कि मैं CFS नहीं बनाऊंगी, और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, न तो आप लिस्टेड हो ना लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, ना तो लिस्टेड हो ना लिस्टिंग की प्रोसेस में हो। और अब तीसरा पॉइंट, मतलब इसे एक और समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है। इसको मान लो तुम क्या मानोगे, हाँ चलो ए मान लो यार, ए बी सी डी ई, ऐसे बात करते हैं अपन, ABCD। अब लेट से मैं C कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं तो C, तो ऐसे C की जिम्मेदारी है, C की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों को कंसोलिडेट करके CFS बनाए, C की जिम्मेदारी है कि वो इन दोनों को कंसोलिडेट करके CFS बनाए। तो C के लिए मैंने कंडीशन बता दी, दो कंडीशन क्या बताई मैंने C के लिए, न तो C लिस्टेड कंपनी ने लिस्टिंग की प्रोसेस में, C ने अपने सारे मेंबर को बता दिया कि मैं CFS नहीं बना रहा हूं, मतलब राइटिंग में इंटीमेट कर दिया और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया,
ये ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि सी के जो ऊपर वाली कंपनी है, सी के जो ऊपर वाली जो भी होल्डिंग कंपनी है, या तो बी या फिर ए या फिर उसके जो भी ऊपर कोई भी होल्डिंग कंपनी है, कोई भी होल्डिंग कंपनी, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएरी होल्डिंग, इसको बोलते हैं अल्टीमेट होल्डिंग, या फिर इसके ऊपर भी कोई हो तो वो अल्टीमेट होल्डिंग, ठीक है ना। तो मतलब सी के ऊपर जो होल्डिंग कंपनी है, सी के ऊपर जो कोई सी भी एक होल्डिंग कंपनी है, कोई सी भी एक होल्डिंग कंपनी है, वो सीएफएस बना रही है, वो अगर सीएफएस बना रही है तो भाई सी को सीएफएस बनाने कंपलसरी नहीं है। लेट से बी सीएफएस बना रही है तो ठीक है, सी को बनाने की जरूरत नहीं है। माना बी भी नहीं बना रही, माना बी भी नहीं बना रही, पर ए बना रही है तो भी कोई बात नहीं। ए बना रही है तो जब ए भी बनाएगी तो इन सबको मिला के ही तो बनाएगी, इन सबको मिला के ही बनाएगी। तो भाई कोई भी, या तो इसकी इंटरमीडिएरी होल्डिंग या फिर अल्टीमेट होल्डिंग, कोई भी इसकी होल्डिंग कंपनी जब सबको मिला के सीएफएस बना रही है तो इसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। तो बस यही बोलता है कंपनीज एक्ट के अंदर कब आपको सीएफएस बनाने कंपलसरी नहीं है, सीएफएस बनाना आपको कंपलसरी नहीं है। पहली बात, जो इस कंपनी की अपन बात करें ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में, ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में, ना तो लिस्टेड है ना लिस्टिंग की प्रोसेस में है, ठीक है। और वो जो भी सब्सिडरी है उसने इंटीमेट कर दिया राइटिंग में और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट, या तो उसके होल्डिंग में कोई सी भी होल्डिंग, उसकी कोई सी भी होल्डिंग वो सीएफएस बना रही है, तो या तो अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग वो सीएफएस बना के रजिस्ट्रार को फाइल कर रही है, वो सीएफएस बना के रजिस्ट्रार को फाइल कर रही है, ठीक है ना। डन सर। तो इस केस में आपको कंपनी एक्ट में आपको नहीं बनाना। सर सेम अप बोलता है, सेम अप बोलता है कि एएस के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सीएफएस कब नहीं बनाना। सर जब आपने कोई भी कंट्रोल लिया है फॉर द पर्पस ऑफ टेम्परेरी पर्पस से आपने कंट्रोल लिया है कि लेट से मैंने किसी भी सब्सिडरी के शेयर खरीदे, वो मेरी सब्सिडरी हो गई, मैंने किसी कंपनी के 51% शेयर खरीद ली, मेरी सब्सिडरी हो गई, पर मैंने टेम्परेरी पर्पस से कंट्रोल लिया, मैंने केवल थोड़ा बहुत रुपए डाले थे कि 1-2 महीने में बेच दूंगा, 15-20 दिन में बेच दूंगा, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने शेयर खरीदे थे, ऐसा करे था मैंने, तो मतलब मैंने टेम्परेरी पर्पस से कंट्रोल लिया है कि मैं 15-20 दिन में बेच दूंगा, ऐसा कुछ भी। तो उस केस में आपको उस वाली कंपनी का, जिसका भी आपने टेम्परेरी लिया है ना, उसको टेम्परेरी जिस सब्सिडरी का कंट्रोल लिया है उसको सीएफएस में इंक्लूड नहीं करना, उसको सीएफएस में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो उसका सीएफएस नहीं बनाएगा क्योंकि वो तो अपन ने टेम्परेरी खरीदा है, वो अपनी सब्सिडरी नहीं है, वो अपनी सब्सिडरी नहीं है, ऐसा AS 21 मना करता है। जिसके शेयर आपने टेम्परेरी खरीदे वो अपनी सब्सिडरी नहीं है। दूसरा केस वो बोलता है कि कोई सी भी कंपनी, कोई सी भी सब्सिडरी जिस पे लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन आ गया, जिस पे लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन आ गया, विच सिग्निफिकेंटली इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर द फंड टू द पेरेंट। सर मतलब कोई भी ऐसी सब्सिडरी है, कोई भी ऐसी सब्सिडरी है जिस पे लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन आ गया, ये सब्सिडरी है, उस पे ऐसा लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन आ गया जिसकी वजह से, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से वो पेरेंट को कोई फंड ट्रांसफर ही नहीं कर पा रही, पेरेंट को कोई भी फंड ट्रांसफर ही नहीं कर पा रही, कोई भी ऐसी सब्सिडरी है जिसके पेरेंट को कोई भी फंड ट्रांसफर कर ही नहीं पा रही, तो भाई वो बच्चा किस काम का जो अपने माँ बाप की कोई मदद ही नहीं कर पा रहा, वो बच्चा किस काम का जो अपने माँ बाप की कोई मदद ही नहीं कर पा रहा, तो उस सब्सिडरी को भी बाहर निकाल दो, तू मेरी सब्सिडरी नहीं है, मैं तेरे को सीएफएस में इंक्लूड नहीं करूंगा, तू मेरी सब्सिडरी नहीं है, तेरे को मैं सीएफएस में इंक्लूड नहीं करूंगा, ठीक है सर। तो सर या तो मैंने कंट्रोल टेम्परेरी बेसिस पे लिया तो मुझे सीएफएस उसका नहीं बनाना, या फिर कोई भी ऐसी सब्सिडी जिस पे लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन आ गया जिसकी वजह से वो मेरे को ट्रांसफर फंड नहीं कर पा रही है। सर अब वैसे इंड AS 110 मना करता है, इंड AS 110 मना करता है कि आपको सीएफएस नहीं बनाना जब आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जो अपने इन्वेस्टमेंट को FVTPL पे वैल्यू कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो अपने इन्वेस्टमेंट को FVTPL पे मेजर कर रहा है अपनी सब्सिडरी वगैरह को। मैंने FVTPL बोला, FVTOCI नहीं बोला। अगर FVTOCI पे है तो उसको सीएफएस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है यार, तुमको आता है, जिसके एक या एक से ज्यादा इन्वेस्टर हो और जिसको केवल 2 ही तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, इसको केवल 2 ही तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, या तो कैपिटल एप्रिशिएशन या इन्वेस्टमेंट इनकम, मतलब या तो दोनों, मतलब 2 ही तरह के, तो कैपिटल एप्रिशिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम, इन 2 के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और फेयर वैल्यू पे वो अपने शेयर मेजर करती है, फेयर वैल्यू में भी केवल FVTPL, ठीक है ना, FVTOCI। तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है सर। तो ये सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग एग्जाम्पशन है कब कब नहीं बनाना। सर अगर किसी कंपनी पे इंड AS लगता है, किसी कंपनी पे इंड AS लगता है और उसने शेयर को एक्वायर कराए फॉर द पर्पस ऑफ टेम्परेरी कंट्रोल, कि वो 1 महीने बाद बेच देगा, तो क्या उसको सीएफएस बनाना है? किसी कंपनी पे इंड AS लगता है, किसी कंपनी पे इंड AS, और इंड AS वाली कंपनी ने कोई टेम्परेरी शेयर खरीदे तो उसको सीएफएस बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है सर, क्योंकि इंड AS में टेम्परेरी कंट्रोल वाली एग्जाम्पशन है ही नहीं, उसके अंदर तो केवल इन्वेस्टमेंट कंपनी को मना करा, वो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं बनाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे तो नहीं बनाना। और हालांकि माना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले को भी नहीं बनाना, पर माना AS के हिसाब से नहीं बनाना, पर शेड्यूल 3 की कंप्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि शेड्यूल 3 की कंडीशन थोड़ी ना पूरी हुई है उसकी, केवल एक जने ने माफी दी है, दूसरी जने ने माफी नहीं दी, तो सजा तो मिलेगी।
ठीक है, तो दो जने लपेट के बैठे यहाँ पे अपन को। चलो सर, हाँ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि कब कब आपको सीएफएस बनाना कंपलसरी नहीं है, वो बता देना ऊपर। कंपनी से रिक्वायरमेंट थी, कब कब नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसको सीएफएस बनाना कंपलसरी क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी को, तो अपन को बस ये देखना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टमेंट कंपनी पे इंड एज लगते हैं या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर इंड एज लगते हैं तो बनाना कंपलसरी नहीं है, पर शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट तो लगेगी, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और वही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो पहले बता देना सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, जो मैंने तुमको ये वाला पॉइंट बताया था, ये वाली लाइन बता देना पूरी। ठीक है, फिर उसको बता देना कि एज पर शेड्यूल 3 जो भी एप्लीकेबल है, कि सीएफएस जो भी बनाना है, दो चीजों को ध्यान में रख के बनाना है, शेड्यूल 3 और एप्लीकेबल एज, दोनों चीजों को ध्यान में रख के बताना है। माना इंड एज 110 मना करता है, माना इंड एज 110 मना करता है कि नहीं बनाना आपको, तो आपको शेड्यूल 3 बस फॉलो कर लो, सफिशिएंट इफ कंपनी कंप्लाई विद द शेड्यूल 3। ठीक है, अब ये देखो, कोई भी शेयर कंपनी ने लिए हैं एज एन स्टॉक इन ट्रेड, कोई भी शेयर कंपनी ने खरीदे हैं, 51% शेयर खरीदे किसी भी कंपनी ने एज एन स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब कि कुछ टाइम में लिए टेम्परेरी पर्पस के लिए, उसके बाद बेच देंगे। तो क्या सीएफएस में बनाना ही नहीं बनाना, तो वही देखना है अपन को सबसे पहले तो, कि सर ये जो अपन जो कंपनी है सबसे पहले तो इंड एज फॉलो कर रही है या फिर एएस फॉलो कर रही है। अगर इंड एज फॉलो कर रही है तो कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा सीएफएस, बनाना ही पड़ेगा इंड एज। अगर यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है तो ठीक है, सीएफएस मत बनाओ, सीएफएस मत बनाओ। पर सीएफएस मत बनाओ तो भी शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी पड़ेगी, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो वही देखना पड़ेगा इंड एज है या क्या है। तो अब यही बोल रहे हैं कि अगर इंड एज 110 है तो देयर इज नो एग्जेम्पशन ऑफ टेम्परेरी कंट्रोल, कंसोलिडेशन आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कभी भी आपको कोई फ्रेमवर्क मना कर दे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना कर दे कि सीएफएस नहीं बनाना, तो ओनली शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आईसीआई ने अज्यूम कर लिया था कि इस कंपनी पे इंड एज लग रहा है, पे आईसीआई ने अज्यूम कर लिया इस कंपनी पे इंड एज लग रहा है, तो इसलिए ही इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सीएफएस। अब तुम एग्जाम में क्या करोगे, दोनों अल्टरनेटिव लिख के आना कि अगर सीएफएस मतलब दोनों पॉइंट बता देना, अगर इंड एज लग रहा है तो बनाना पड़ेगा, एज लग रहा है तो केवल शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो। अब देखो, किसी कंपनी के पास केवल 10% वोटिंग ओनरशिप है, केवल 10% ओनरशिप है। मैंने किसी कंपनी को एक्वायर करा, मेरे पास केवल 10% शेयर है, उस कंपनी के केवल 10% शेयर है, फिर भी मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कंट्रोल करता हूं, फिर भी मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन करता हूं कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन कौन, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से डायरेक्टर होंगे नहीं होंगे वो मैं ही कंट्रोल करता हूं। तो क्या ये मेरी सब्सिडरी है? हाँ जी, अगर आपको पता होगा, आपने एफआर के अंदर भी पढ़ा हुआ, इसको बोलते हैं डी फैक्टो कंट्रोल, आपने एफआर में भी पढ़ा होगा डी फैक्टो कंट्रोल। कि माना आपके पास अभी तक उसके 51% शेयर नहीं है, मतलब 50% से ऊपर नहीं है, पर कभी भी बहुत से कंडीशन ऐसी होती है कि आप ना उसको शेयर्स ना होते हुए भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस कंपनी के सारे डिसीजन कंट्रोल कर सकते हो, तो उस केस में भी आपको सब्सिडरी मान लेंगे, उस केस में भी अपन उसको सब्सिडरी मान लेंगे। तो यहाँ पर वही केस है कि अपन उसका कंट्रोल करते कंपनी, तो उसको सब्सिडरी मान लेंगे डिफेक्टो कंट्रोल की वजह से। ठीक है ना, तो इसके भी अपन को सीएफएस के अंदर इसको अपन को इंक्लूड करना पड़ेगा, सीएफएस में अपन को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। पर ऑडिटर साथ में ये भी देखेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि वाई वी आर कंट्रोलिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारे पास कैसे राइट है, हमारे पास कौन सा राइट है। हो सकता है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडरी को कोई पेटेंट वगैरह दिया हो, कोई ट्रेडमार्क दिया हो, मतलब जो भी रीजन है वो देखेगा। ठीक है ना, तो ये देखो, तो भाई ये देखो 10% वोटिंग पावर होने के बाद भी अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोजिशन कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये अपनी सब्सिडरी और अपन को इसका कंसोलिडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इट्स कंसोलिडेटेड एज पर सब्सिडरी, अपन को सीएफएस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बस अपन को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब अपन को चेक करना पड़ेगा कि केवल 10% होने के बाद भी अपन इसका कंपोजिशन कैसे कंट्रोल कर पा रहे, कैसे कंपोजिशन कंट्रोल कर पा रहे। अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उन्होंने बोला कि कुछ भी रीजन हो सकता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप चेक कर सकते हो, कंपनी के मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर लो, शेयर होल्डर का एग्रीमेंट देख लो कि कंपनी ने कोई भी, जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी नो हाउ या फिर पेटेंट दिया हुआ है क्या, उनको नो हाउ टेक्नोलॉजी पेटेंट दिया हुआ है क्या। तो ये सारे पॉइंट तो हो गए एक साथ, मतलब सेम तरीके के, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास केवल 10%, मतलब केवल 10% शेयर होने के बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो अपनी सब्सिडरी है। तो अब वेरीफाई करो कि क्यों कर पा रहे, कैसे वेरीफाई करना है, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ो, शेयर होल्डर एग्रीमेंट पढ़ो, टेक्नोलॉजी नो हाउ पढ़ो कि दिया हुआ है क्या कोई, ये देख लो। अब सर उसके बाद बस तुमको देख लेना है कि जो भी
तुम जब भी कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो बहुत सारे तरह के एडजस्टमेंट नहीं करते, इंट्रा कंपनी के आइटम एलिमिनेट करते हो, परमानेंट एडजस्टमेंट, करंट एडजस्टमेंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हो सीएफएस बनाते हो। तो जो भी एडजस्टमेंट करे हैं वो इंड AS 110 के हिसाब से है और पेरेंट के मैनेजमेंट ने ऑथोराइज करे हुए हैं। जो भी एडजस्टमेंट करे वो इंड AS 110 के हिसाब से और पेरेंट के मैनेजमेंट ने ऑथोराइज करे हुए, वो तुम चेक कर लेना। और ये 2 पॉइंट हो गए रिलेटेड पार्टी के, 2 पॉइंट हो गए रिलेटेड पार्टी के। रिलेटेड पार्टी के 2 पॉइंट क्या हो गए सर? रिलेटेड पार्टी के 2 पॉइंट हो गए कि ए से 550 लग जाएगा, एक तो स्टैंडर्ड नोटिंग ऐसे 550, क्योंकि जो सब्सिडरी है वो भी तो अपनी रिलेटेड पार्टी है, जो सब्सिडरी है वो भी तो अपनी रिलेटेड पार्टी है। तो यहाँ पे लग गया ऐसे 550 कि ऑडिटर को चेक करना है, ऑडिटर को चेक करना है कि जो भी नॉन रिलेटेड पार्टी थी, आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, वही है या उसके अलावा भी और कुछ है। ऑडिटर शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ आइडेंटिफाई द नेम एज ऑल नॉन रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी सारी आइडेंटिफाई हो गई है या नहीं हो गई है। साथ में रिलेटेड पार्टी के लिए शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर भी लगता है, इंड AS 110 का डिस्क्लोजर भी लगता है, तो वो भी आपको देना है, वो भी आपको देना है। तो ये 2 पॉइंट हो गए रिलेटेड पार्टी के। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन भी अपना अच्छे से हो गया। ऊपर के पहले ये 3-4 पॉइंट बेसिक लिख देना कि क्यों वो कंट्रोल कर पा रहे अपन वो देखो। फिर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अप्रूव्ड होने चाहिए, इंड AS 110 के हिसाब से होने चाहिए। फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी के पॉइंट लिख दो कि एक तो ऐसे 550 लगेगा, दूसरा है कि इंड AS 110 और एस शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर होने चाहिए। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? पेरेंट की और ऑडिटर की, पेरेंट ऑडिटर की और इसके अपन को रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है, दोनों ऑडिटरों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले पढ़ते हैं पेरेंट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेरेंट ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सॉरी पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएफएस बनाने के लिए? तो होल्डिंग कंपनी की बहुत ही सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएफएस बनाने के लिए। उसको बस ये देखना है, उसको बस ये देखना है कि मैं जो सीएफएस बनाऊंगा, मतलब जो होल्डिंग कंपनी सीएफएस बनाएगी, तो जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी बच्चे, सारे आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए, सारे आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए, कोई भी बच्चा छूट नहीं जाना चाहिए, कोई भी बच्चा छूट नहीं जाना चाहिए। तो उसको क्या देखना है? उसको देखना है कि सबसे पहले देखना है अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। मतलब उसको सीएफएस कैसे बनाना है? सबसे पहले उसको अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, कंपोनेंट देखो कि किस किस का सीएफएस बनेगा। उसको सबसे पहले अपने बच्चे आइडेंटिफाई करने कि मेरे कौन कौन से बच्चे, अरे हाँ ये भी मेरी सब्सिडरी, अरे हाँ ये भी मेरी जेवी है, अरे हाँ ये भी मेरी एसोसिएट है। तो इन सबको मिला के सीएफएस बनाना है, इन सबको मिला के सीएफएस बनाना। या देखो मैं एक और चीज बता दूं, ये चल रहा है फास्ट ट्रैक बैच, तो नाम से तुमको पता पड़ रहा होगा ये फास्ट है, नाम से तुमको पता पड़ रहा होगा फास्ट है। तो यार मेरे को इतना, मतलब वैसे तो मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, पर यार थोड़ा फास्ट तो चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि यार ये फास्ट ट्रैक बैच है उन्हीं बच्चों के लिए जिनको फास्ट ट्रैक में पढ़ना है। पर नहीं सर, हमको तो बहुत धीरे धीरे बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके एनालिसिस करके चलना है। तो सर हमारे 2 बैच अवेलेबल है, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, एक रेगुलर बैच है। आप चाहो कोई सा भी ले लो, एग्जाम ओरिएंटेड, रेगुलर, कोई सा भी उठा लो। बहुत धीरे धीरे से आराम से सब कुछ कवरेज बिल्कुल प्यार से कराए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट याद कराना, एमसीक्यू बिल्कुल धीरे धीरे आराम से कराए। तो इनमें से कोई सा भी आप उठा सकते हो। नहीं सर हमको जल्दी चलना है तो चलो ना। और सर बाकी ना एक मैं आपको चीज बता दूं, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बार बताता हूं सर। देखो आपको पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच तो मिल ही रहा है एक तरह से, ठीक है ना, पूरा फ्री फास्ट ट्रैक है मिल ही रहा है, जिसमें अपन कर रहे देखो चीजें यार, देखो फ्री फास्ट ट्रैक बैच है तो मतलब ऐसा नहीं फास्ट ट्रैक है, मतलब मेन तो फास्ट तो होगा ही होगा ना चीज यार, समझो तुम वो चीज समझ रहे होंगे ना। फास्ट के बिना मैं कैसे कर लूंगा फिर फास्ट ट्रैक का मतलब क्या रहा? वरना रेगुलर बैच पढ़ा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, तुम वो देखो, वरना वो लोगे तो मैंने फिर आराम आराम से कराया वहां पर तो सब कुछ। अभी फास्ट है, थोड़ा दौड़ना तो पड़ेगा, पर फिर भी आई होप सब समझ आ रहा होगा। तो मैंने आपको बोला है 2 पोर्शन होते हैं देखो यार ऑडिट के, एक अदर ऑडिट पोर्शन होता है इन जनरल, मैं तुमको ऑनेस्ट बताऊंगा, देखो सब कुछ ऑनेस्ट बताऊंगा मैं तुमको। एक अदर ऑडिट होता है एक जनरली पोर्शन, और एक पोर्शन होता है अपना जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल दो, जो चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 11 तक है, ऐसे एसआरई एसआरएस एसआरई। तो ये अदर ऑडिट तो फास्ट ट्रैक के अंदर बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे से सब कुछ कवर होगा। इसका मैं बोल रहा हूं कि इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत सही है, ये मैं बहुत अच्छे से करा सकता हूं फास्ट ट्रैक में, बहुत अच्छे से कराऊंगा भी, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। रही बात इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं अपन इंगेजमेंट स्टैंडर्ड, जो एसए होता है, एसआरई होता है, एसआरएस होता है, एसएई होता है। देखो मैं कोशिश करूंगा फास्ट ट्रैक में कराऊं, पर ये वाले ना मैं केवल तुमको मैराथन वे में करा पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कराऊंगा मेरे तरह से। ये वाले तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक में अच्छे से कराऊंगा, पर ये वाले थोड़ा मैराथन वे में, क्योंकि इंगेजमेंट स्टैंडर्ड ये अकेले 50 मार्क्स के आते हैं, ये अकेले 50 मार्क्स के आते हैं भाई, बहुत ज्यादा। समझो तुम 50 मार्क्स, आईसीएस में इतना डीप में घुसता है, इन्हीं में स्पेसिफिक बोल रहा हूं, ये तो मैं बोल रहा हूं इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तुम भूल जाओ मैं कराऊंगा सब ठीक है। इनके अंदर आईसीएस इतना डीप में घुस जाता है, कभी इतना डीप के अंदर घुस जाता है कि तुम
कहीं ना कहीं एमसीक्यू वगैरह से वरना कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे इसके अंदर, मुझे वो लगता है। तो वो मैं फास्ट ट्रैक में करा भी दूंगा ना, यूट्यूब पे घास काटना हो जाएगा। सीधी बात है, तुमको भी फिर एग्जाम देने के बाद मजा नहीं आएगा, और मेरे को भी मेरा भी कहीं ना कहीं नाम जाएगा, खराब होगा, गया ये पढ़ाया उसमें से क्या हो गया, वो मुझे भी तो देखना पड़ेगा, और तुमको भी, तुम्हारा भी नुकसान होगा उसमें। तो इस केस के अंदर मैं तुमको मैराथन बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा, जो बच्चों का है कि नहीं मैं मेरी तरफ से कराऊंगा। बट इसमें मेरी रिक्वेस्ट है एक, अगर तुमको सही लगे तो तुम्हारी इच्छा है भाई देख लो, बट एज ए बिग ब्रदर ही मान लो, मेरा सजेशन ये रहता है कभी से ऐसा इसमें कभी कॉम्प्रोमाइज मत करके जाना कभी भी। तुम खुद से भी इसको अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है या फिर रेगुलर बैच अवेलेबल है। आप इसमें से कुछ भी ले लो, बहुत नॉमिनल प्राइस पे ये, तुम सोचो कि 8-10 हज़ार एक बेचनी है, इतने का, इतना का तो मुझे लगता है सब कुछ हो जाएगा, मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस पे। देखो मैं अभी प्राइस कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर तुम गारंटीड बोल रहा हूं, तुम लोगों को इतना नॉमिनल लगेगा ना कि इस रेट पे कोई मिल ही नहीं सकता है। तुम जाओ एक बार पीडब्ल्यू की वेबसाइट चेक करो, पीडब्ल्यू की ऐप चेक करो, बहुत नॉमिनल, तुम खुद बता देना तुमको महंगा लग जाएगा वाला, तो वो जेन्युइन है, मतलब पहले ही बहुत सस्ते में चल रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तुम जाओ, मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसको एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच से कर लेना, उसके अंदर अपन ने बहुत अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ले लेना। इसमें अप्रोक्सीमेटली ये अपन ने कराए हुए ये अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ 45 to 50 आवर्स के अंदर अपन ने सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, विथ रिवीजन अपन ने यहाँ पर कराए हुए हैं, सारे एमसीक्यू सब कुछ के साथ मिला के। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर। देखो मैं तो इसको मैराथन वे में कराऊंगा, यूट्यूब पे आएंगे, तो वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर। और सर बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर ये वाला जो अबेरॉइड का फास्ट ट्रैक बैच कराओगे, ये अप्रोक्स कितने आवर्स का होगा? तो ये ऑन एंड अप्रोक्स जितना मुझे पता है कि ये 25 आवर्स के समथिंग का ये वाला अबेरॉइड का हो जाएगा। और ये वाला अगर तुम एग्जाम ओरिएंटेड लोगे तो 45 to 50 आवर्स एक्स्ट्रा चले जाएंगे। अदरवाइज मैराथन में मैं ये सारा का सारा अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 आवर्स में करा दूंगा। 14 to 15 मान लो तुम, ज्यादा 14 ही मान के चलो, 14 आवर्स में मैं करा दूंगा। ठीक है, तो या तो तुम 25 + 14 का कॉम्बो बन जाएगा तुम्हारा, या 25 + 45 का कॉम्बो बन जाएगा, वो तुम देख लेना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आ जाए ये लॉन्च हो जाए तो। ठीक है, चलो आ जाओ। और बेशर्मो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ फ्री मिल रहा है, उसके बाद भी ना एक लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, कितने बेशरम लोग हो। लाइक वगैरह तो करके जाया करो, हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि हाँ भाई आगे तुमको लेक्चर देने। ठीक है, और मैंने इतनी बार बोला तो मुझे एक बार कमेंट करके अटेम्प्ट बता दिया करो, सर कौन से अटेम्प्ट वाले हो। ठीक है, उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए और कंटेंट लाऊंगा, जो भी यूनिक कंटेंट लाना। ठीक है, तो अटेम्प्ट करके बता देना, ये बता देना तुम कौन से अटेम्प्ट में सीए बनने की सोच रहे हो। ठीक है ना, कौन सा अटेम्प्ट है वो पता नहीं, कौन सा अटेम्प्ट में सीए बनने की सोच रहे हो बता देना याद से कमेंट में। ठीक है सर, चलो सर। तो मैंने क्या बोला सर, होल्डिंग कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपन को सबसे पहले वो देखना है। तो होल्डिंग कंपनी सबसे पहले देखेगी कि मेरे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको मेरे को सीएफएस में लेना है, कौन कौन से बच्चे हैं जिनको मेरे को सीएफएस में लेना है। तो आइडेंटिफाई करेगी वो कंपोनेंट की किस किस को सीएफएस में लेना है। और अब उन बच्चों से पहले मैं याद करा देता हूँ, उन बच्चों से वो इन्फॉर्मेशन मंगाएगी, उन बच्चों से वो इन्फॉर्मेशन मंगाएगी, उन बच्चों से वो उनकी इन्फॉर्मेशन मंगाएगी। इन्फॉर्मेशन में क्या मंगाएगी कि अपने बच्चे उन बच्चों से इन्फॉर्मेशन में पूछेगी, मतलब पूछेगी और बेटा तेरी रिलेटेड पार्टी कौन है, और बेटा तेरी रिलेटेड पार्टी कौन है, समझ गए, तेरी रिलेटेड पार्टी कौन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है, वो बता देगा कि ये है पापा मम्मी जो भी व्हाटएवर। तो ये तो लगा कि आप क्यों पूछ रहे हो पापा ये हमारी रिलेटेड पार्टी के बारे में, अरे तेरी मम्मी को रिपोर्ट करना है, अरे तेरी मम्मी को रिपोर्ट करना है, अरे तेरी मम्मी को रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करूंगा, सबसे पहले मैं अपने कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करूंगा, उनसे इन्फॉर्मेशन मंगाऊंगा, जो भी मेरे बच्चे उनको आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे कौन कौन से बच्चे हैं, कहाँ पे पैदा करके छोड़े हुए, तो मेरे कौन कौन से बच्चे हैं उनसे मैं इन्फॉर्मेशन मंगाऊंगा, कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन है, पापा आप क्यों पूछ रहे हो, अरे तुम्हारी मम्मी को रिपोर्ट करना है, सिगमेंटल रिपोर्टिंग, तुम्हारी मम्मी को रिपोर्ट करना। ये तीनों पॉइंट अलग से, जो अपन को तीनों में तुमको अलग से याद कराऊंगा, जो बार बार याद करने ही है, मतलब हर जगह काम आएंगे पॉइंट, आगे भी 2-3 जगह काम आएंगे। ठीक है, ये बात में याद कर लेंगे। तो सर ये क्या है सर, सबसे पहले पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे के सारे कंपोनेंट आइडेंटिफाई कर ले, सारे के सारे बच्चे आइडेंटिफाई कर ले जिनका सीएफएस बनाना है। फिर उनसे इन्फॉर्मेशन मंगानी है कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन है, तो इन्फॉर्मेशन मंगानी है कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन है, मतलब उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुम ले लो सीएफएस बनाने के लिए। रिलेटेड की तुम्हारी रिलेटेड पार्टी कौन है, तो मतलब जितनी भी रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो तुम आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, पापा आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमारी रिलेटेड पार्टी के लिए तुम्हारी मम्मी को रिपोर्ट करना है, तो तुम देख लो कौन कौन से तुम्हारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है। इंडेक्स 108 लगता है ना रिपोर्टेबल सेगमेंट पे शायद, कि तुम्हारे रिपोर्टेबल सेगमेंट जो सेगमेंट रिपोर्टिंग होती है वो कौन कौन से।
ठीक है। तो भाई साहब ये 4 पॉइंट कैसे याद कराया अपन ने कि हमारे कौन कौन से बच्चे, हमारे कौन कौन से बच्चे, उन बच्चों से हमको इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि तुम्हारी रिलेटेड पार्टी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन से, तो इन्फॉर्मेशन हुआ गर्लफ्रेंड कौन से रिलेटेड पार्टी कौन सी है, और फिर क्यों पूछ रहे हो पापा ऐसा, तो मेरी मम्मी को रिपोर्टिंग करनी, तुम्हारी मम्मी को रिपोर्ट। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट अपने को याद हो गए। उसके बाद एक पॉइंट और याद कर लो, मैक्सिमम केवल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 ही पॉइंट याद करने, हर जगह 5 पॉइंट याद करने, पर पढ़ने सारे कि एमसीक्यू कैसे भी आ जाए, एमसीक्यू कैसे भी आ जाए। चलो सर, अब ये 3 पॉइंट एक तुम दिमाग में थोड़े रख के चलो, 3 पॉइंट आगे भी आएंगे फ्यूचर में। क्या है सर? अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना है, कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट करना है, बहुत सिंपल है। पेरेंट को कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है? अरे भाई, जब भी तुम सीएफएस बनाते हो तो अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट नहीं होते कि तुमको इंट्रा कंपनी, इंटर कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करना होता है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करना होता है, वो सारे एडजस्टमेंट करने। साथ में अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करनी है और गैप कन्वर्जन करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज करनी है, गैप कन्वर्जन करना है। अकाउंटिंग पॉलिसी हार्मोनाइज मतलब मेरी एक सब्सिडरी है वो फीफो बेसिस पे लगाती है, मेरी दूसरी सब्सिडरी है वो लीफो बेसिस लगाती है, तो जब भी मैं उनका सीएफएस बनाऊंगा तो मुझे इनको हार्मोनाइज करना है, सबको एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी पे लाना है, सबको एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी पे लाना है, तो सारी हार्मोनाइज करनी है अकाउंटिंग पॉलिसी, और गैप कन्वर्जन करना है। मेरी कोई एक सब्सिडरी वो दुबई में, मेरी कोई एक सब्सिडरी दुबई में, तो वो तो आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो तो आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो जब मैं सीएफएस बना रहा हूँ इन डेज के हिसाब से, सीएफएस बना रहा हूँ इन डेज के हिसाब से, तो इस आईएफआरएस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले मैं इन डेज में कन्वर्ट करूंगा, पहले मैं इन डेज में कन्वर्ट करूंगा। तो मतलब मुझे गैप कन्वर्ट करने, दुबई वाले इंडिया में कन्वर्ट करने, पहले गैप कन्वर्जन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो 3 पॉइंट अलग से याद करना, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मेरे पास कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने हैं, गैप कन्वर्जन हार्मोनाइज्ड ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी, 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 गैप कन्वर्जन हार्मोनाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है सर, चला जाओ। तो ये तो अपन ने पढ़ा कि पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट कंपनी की। अब देखो कि पेरेंट के ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट का जो सीएफएस का ऑडिटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर आओ सर। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सीएफएस का ऑडिटर है। अभी अपन ऊपर क्या पढ़ा, पेरेंट, जो पेरेंट कंपनी है रिलायंस, उस रिलायंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब रिलायंस का जो ऑडिटर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिंपल सी बात है सर, रिलायंस के ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब अगर तुम ऑडिटर होते सीएफएस की तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तुम क्या क्या चेक करते, तुम्हारा मतलब मेन एम क्या होता। सर सीधी बात है, मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले कि जो भी सीएफएस बना है, मतलब मैं सीएफएस की ऑडिट करने जा रहा हूं, मैं सीएफएस की ऑडिट करने जा रहा हूं, तो पहले मुझे खुद को भी तो आना चाहिए कि सीएफएस बनता कैसे है, पहले मुझे खुद को भी आना चाहिए। तो पहले मैं देखूंगा कि एफआरएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीएफएस को लेके, एफआरएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीएफएस को लेके, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं वो देखूंगा कि एफआरएफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है सीएफएस को लेके। सिंपल सी बात है कि मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, उस बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाए हैं, उस बंदे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाए हैं, मतलब इंडेज एज जो भी बोलते हैं उसके हिसाब से बनाए हैं। मुझे खुद को नहीं पता कि इंडेज एज के हिसाब से सीएफएस कैसे बनता है, मुझे खुद को नहीं पता, तो मैं ऑडिट कैसे ही कर लूंगा, तो पहले मैं देखूंगा कि एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है सीएफएस एफएस के लिए, कि एफआरएफ क्या बोलता है। फिर मैं देखूंगा कि जो एफआरएफ बोलता है वैसे ही उन्होंने सीएफएस बनाया है या नहीं बनाया। एफआरएफ क्या बोलता है और जो एफआरएफ बोलता है उसी के हिसाब से सीएफएस बनाया या नहीं बना। एफआरएफ क्या बोलता है और जो एफआरएफ बोलता है उसी के हिसाब से सीएफएस बनाया नहीं बना। एफआरएफ क्या बोलता है और जो एफआरएफ बोलता है उसी के हिसाब से सीएफएस बना है या नहीं बना है। सिंपल सी बात है, मतलब जो एफआरएफ बोलता है अगर उसी के हिसाब से सीएफएस बना है, मतलब जो इंडेस बोलता है उसी के हिसाब से सीएफएस बना है, मतलब सीएफएस ट्रू एंड फेयर है, मतलब सीएफएस ट्रू एंड फेयर है कि मतलब जो एफआरएफ बोलता है, जो इंडेस बोलता है उसी के हिसाब से सीएफएस को बनाया है, उसी के हिसाब से सीएफएस को बनाया है। इसका मतलब सीएफएस ट्रू एंड फेयर है, सीएफएस ट्रू एंड फेयर है, सीएफएस ट्रू एंड फेयर है, तो मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। अगर सीएफएस ट्रू एंड फेयर है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में होती है, कंपनीज एक्ट के, जो मैंने तुमको कारों के अंदर पढ़ाया हुआ है, कारों के अंदर याद करो, कारों के अंदर बताया हुआ है मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में होती है सीएफएस के, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, जो भी सेक्शन 143 के अंदर दी है वो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। ठीक है सर, तो बस यही वाला पॉइंट, इसके अंदर कुछ नहीं है।
ये देखो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सबसे पहले मैं एफआरएफ देखूं कि एफआरएफ क्या बोलता है। एफआरएफ क्या बोलता है, वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ सीएफएस एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब एफआरएफ क्या बोलता है, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं देखूंगा कि क्या सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है नहीं बना, क्या सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है नहीं बना। तो जो भी सीएफएस प्रिपेयर हुआ है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। तो एफआरएफ क्या बोलता है और सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है नहीं बना। अगर सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है, अगर सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है तो मतलब वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब वो ट्रू एंड फेयर है। तो मतलब मुझे ओपिनियन देनी है कि सीएफएस ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, मुझे ओपिनियन देनी है। तो अगर सीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बना है तो वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब वो ट्रू एंड फेयर है, मतलब मेरी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हो गई, मतलब मेरी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हो गई। रिस्पांसिबिलिटी किधर दी हुई है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। तो मुझे जो भी सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 और 3 के अंदर रिस्पांसिबिलिटी है इंक्वायरी की, रिपोर्टिंग की, वो मुझे पूरी करनी है, वो मुझे पूरी करनी है। बात खत्म सर, ये ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होगी और क्या, ठीक है। फिर सर उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, एक छोटा सा कट मार दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जितने भी स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग गाइडेंस नोट वगैरह दिए हुए, मतलब जो भी ऑडिट करते वक्त आपको जो भी स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग लगाने होते हैं, गाइडेंस नोट लगाने होते हैं, वो सारे आपको इस सीएफएस की ऑडिट में भी लगाने, वो सारे आपको सीएफएस की ऑडिट में भी लगाने। और उसको कुछ डिटेल के अंदर दे दिया, मतलब कि सबसे पहले ऑडिटर को प्लानिंग करनी है, मतलब सीएफएस की ऑडिट जाने के पहले उसको प्लानिंग करनी है कि वो इफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में उस सीएफएस की ऑडिट कर पाए। उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है जो भी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, जो भी अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सिंपल सी बात है। उसके बाद फाइनली उसको प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है कि कहां पर कितनी रिस्क हो सकती है, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा, उसके हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करेगा। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना लोड मत लेना इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मतलब उसको सारे जो भी सीएफएस की ऑडिट करनी है, उस वक्त सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग गाइडेंस नोट जितने भी आईसीआई के वो सब फॉलो करने हैं। सबसे पहले उसको प्लानिंग करनी है, कोई भी ऑडिट करने के पहले अपन प्लानिंग करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑडिट करने के पहले अपन प्लानिंग करते हैं। कंपनी के बारे में समझते हैं, कोई भी ऑडिट करने के पहले अपन प्लानिंग करते हैं, कंपनी के बारे में समझते हैं, मतलब ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, आईटी सिस्टम, सब कुछ। तो अपन कोई भी ऑडिट करने के पहले दो चीजें करते हैं, प्लानिंग करेंगे और कंपनी को समझेंगे, प्लानिंग करेंगे और कंपनी को समझेंगे, प्लानिंग करेंगे कंपनी को समझेंगे। फिर उसके बाद अपन अपना जजमेंट लगाएंगे कि कहां पर कितनी रिस्क है और कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाने, कहां पर कितनी रिस्क है और ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाने, ठीक है ना। तो कंपनी की ऑडिट करने के पहले अपन सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ साथ अपन अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि ऑडिट कैसे करनी है, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर अपने ऑडिट प्रोसीजर अपन डिजाइन कर देंगे। डन सर। चलो अब सर ऑडिट करते वक्त, सीएफएस की ऑडिट करते वक्त कुछ स्पेसिफिक चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्यों ध्यान में रखनी पड़ती है सीएफएस की ऑडिट करते वक्त? सर सीएफएस की ऑडिट में मेन इशू ये होता है कि पूरी ऑडिट अपन नहीं कर रहे, कि अपन तो केवल सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं, नीचे उसके बहुत सारे कंपोनेंट है, ए बी सी डी ई एफ, नीचे बहुत सारे कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं, जिनकी ऑडिट कंपोनेंट ऑडिटर कर रहे हैं, इनकी ऑडिट तो मैं नहीं कर रहा, इनकी ऑडिट तो मैं नहीं कर रहा। तो अपन कहीं ना कहीं इन कंपोनेंट ऑडिटर पे रिलाई करेंगे नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं कंपोनेंट ऑडिटर पे रिलाई करेंगे नहीं करेंगे। तो यहां पर लग जाता है ऐसे 600 कि सीएफएस के प्रिंसिपल ऑडिटर को इन कंपोनेंट ऑडिटर पे रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वो यही है कि सीएफएस जो है ना जनरली मे बी ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, मतलब जो एसएफएस है, सॉरी, मतलब कि जो नीचे वाले स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हो सकता है कि अनदर ऑडिटर ने ऑडिट करे हुए हो। उस सीएफएस के अंदर अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है, सीएफएस के अंदर अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है। मैं बताता हूं क्या होता है अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर जो एसएफएस में नहीं होते, जो एसएफएस में नहीं होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड होती है, ठीक है। तो अपन को इसलिए उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सर मटेरियलिटी कंसीडरेशन क्या होता है? कुछ नहीं, अपन को देखना है कि कोई भी सब्सिडरी है वो अपने ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप के लिए मटेरियल है या नहीं। तो कैसे देखेंगे सर? बहुत सिंपल सा, फर्स्ट कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ग्रुप एज ए होल, पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकाल दो, पूरे ग्रुप की, जो पूरा का पूरा अपना ग्रुप है, पूरे ग्रुप कंपनी, पूरे के पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकाल दो, एक बार पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूरे के पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकालनी है। फिर ग्रुप की मटेरियलिटी निकालने के बाद आपको एक जो स्पेसिफिक स्टैंडअलोन, जो भी एक स्पेसिफिक सब्सिडियरी, लेट्स से एक कंपोनेंट है, जो भी एक कंपोनेंट है उसकी मटेरियलिटी निकाल दो, उसकी मटेरियलिटी निकालो। पहले पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकालो, फिर एक सब्सिडी की मटेरियलिटी निकालो, पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकालो, फिर एक सब्सिडी की मटेरियलिटी निकालो, फिर दोनों को कंपेयर कर दो,
कंपेयर कर दो। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि अपन पता कर सके कि क्या ये कंपोनेंट ग्रुप के लिए मटेरियल है या नहीं, क्या ये कंपोनेंट पूरे ग्रुप एज ए होल के लिए मटेरियल है या नहीं, ग्रुप एज ए होल के लिए मटेरियल है या नहीं। तो पहले पूरा ग्रुप एज ए होल की मटेरियलिटी निकालो, फिर एक कंपोनेंट की मटेरियलिटी निकालो, फिर दोनों को कंपेयर करो कि क्या ये कंपोनेंट ग्रुप एज ए होल के लिए मटेरियल है या नहीं, क्या ये कंपोनेंट ग्रुप एज ए होल के लिए मटेरियल है या नहीं। ठीक है, और अगर वो मटेरियल है तो अपन उसका जो ऑडिटर होते हैं ना, जो उसके ऑडिटर होंगे, जो भी मटेरियल कंपोनेंट है उनके जो ऑडिटर होंगे, उनके ऑडिटर से कुछ कंफर्मेशन ले लेंगे, जैसे इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, ये सारे कुछ कंफर्मेशन ले लेंगे अपन। तो यहां पर अपन को जो भी मटेरियल कंपोनेंट का ऑडिटर है उससे इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, अरे भाई आईडी लिख रहा हूं, चलो इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सर सिंपल सा है, मटेरियलिटी कंसीडरेशन में पॉइंट बोलता है कि वो जो भी कंपोनेंट है वो मटेरियल है या नहीं उस ग्रुप के लिए, उसके लिए क्या करना है, पहले ग्रुप एज ए होल की मटेरियलिटी निकालो, पहले ग्रुप एज ए होल की पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी निकालो, फिर एक कंपोनेंट एज ए होल की मटेरियलिटी निकालो, पहले ग्रुप एज ए होल की मटेरियलिटी निकालो, फिर कंपोनेंट की मटेरियलिटी निकालो, दोनों को कंपेयर करो, ग्रुप की मटेरियलिटी को और कंपोनेंट की मटेरियलिटी को, दोनों को कंपेयर करो। अगर वो मटेरियल निकला, मतलब उनको कंपेयर करके अगर वो मटेरियल निकला, तो ऑडिटर से उसके कुछ इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स के कंपैरिजन वगैरह वो सब, मतलब कंफर्मेशन वगैरह सब ले लेना। चलो सर आओ। सर ऐसे 600 लगता है वो यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्योंकि कंपोनेंट ऑडिटर की अपन उसके काम को अपन मदद ले रहे हैं, उसके काम की, मतलब उसके काम पे रिलाई कर रहे हैं ना, तो ऐसे 600 लगेगा। अब वही मटेरियलिटी के लिए बोलता है कि सबसे पहले कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ग्रुप एज ए होल, पहले कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ग्रुप एज ए होल, पहले उसकी मटेरियलिटी निकालो, फिर कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट, कंप्यूट द मटेरियलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट का, ग्रुप एज होल की निकाली, ईच कंपोनेंट की निकाली। अब दोनों को अपन ने कंपेयर करा, और चेक करा वेदर द कंपोनेंट ऑफ एफ एज आर मटेरियल टू द ग्रुप, क्या वो मटेरियल है क्या ग्रुप के लिए। अगर है तो उससे कुछ कंफर्मेशन लो, जैसे कोड ऑफ एथिक्स के कंफर्मेशन हो गए, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन हो गए, वो ले लो। ठीक है सर, साथ में एक और इसने चीज बोली है कि जब भी लेट से कोई कंपोनेंट की अपन ने ऑडिट करी थी, बहुत सारे कंपोनेंट थे ना, अपन सीएफएस बना रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट थे, ए बी सी डी, बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट थे। तो लेट से डी वाले का जो ऑडिटर था, डी वाले कंपोनेंट का ऑडिटर था, उसने कोई रिमार्क दिया, क्वालिफिकेशन दिया, कुछ भी दिया कि भाई उसने बोला कि डी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी छोटा मोटा लिखा, जो भी लिखा, तो वो चीज अपने सीएफएस पे भी तो इंपैक्ट करेगी। वो चीज डी वाले जो कंपोनेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ रिमार्क था, वो अपने कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने सीएफएस पे भी तो इंपैक्ट करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात, अपने सीएफएस में भी इंपैक्ट करेगा वो चीज, तो ठीक है ना। तो सर आपको बस ये देखना है कि जो कंपोनेंट की क्वालिफिकेशन है, वो मटेरियल है या नहीं ग्रुप एज ए होल, अगर वो मटेरियल होगी, इसकी क्वालिफिकेशन अगर मटेरियल है ग्रुप एज ए होल के लिए, तो अपने सीएफएस पे वो इंपैक्ट करेगी, तो शायद अपन सीएफएस पे भी क्वालिफाई कर दे, सीएफएस पे भी मॉडिफाई कर दे, वॉटएवर। पर अगर डी वाले की जो क्वालिफिकेशन थी, डी वाले की ऑडिट रिपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन थी, वो अपने ग्रुप एज ए होल के लिए मटेरियल थी नहीं, तो अपन अपने सीएफएस पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं देंगे। ठीक है सर। तो वो यही बोलता है कि जब भी आप कोई मॉडिफिकेशन चेक कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे 705 706 मतलब ईओएम ओएम पेरा भी एक डाला हुआ है कंपोनेंट ऑडिटर ने, ईओएम ओएम पेरा भी डाला हुआ है कंपोनेंट ऑडिटर ने। सो पेरेंट ऑडिटर शुड चूज एंड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएचएसओ, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट उसको ध्यान में रखना है। ठीक है सर। चलो सर, ये उसी का क्वेश्चन है कि क्या मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है नहीं रखना, अगर कंपोनेंट के ऑडिटर में क्वालिफिकेशन है तो उसी का है। सर अब कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट चेक करना है कि जो भी ऑडिट, अब मतलब अपन को देखना है कि अपन ऑडिटर है, तो अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं, लेट से ऑडिट कर रहे हैं सीएफएस के लिए, अपन सीएफएस की ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सीएफएस के अंदर जितनी भी सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट जो भी थी, वो सारी की सारी इंक्लूड हो गई, कोई छूट तो नहीं गई। सीएफएस बनते वक्त जितनी भी सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट थी, वो उसमें इंक्लूड हो गई, कोई छूट तो नहीं गई। तो वो अपन को पता करना है। तो कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट कैसे पता करें कि जो भी सीएफएस के अंदर इंक्लूड हुए वो कंप्लीटली इंक्लूड हुए या नहीं हुए, कैसे पता करें वो? सिंपल सी बात है, पहले स्टार्टिंग में तो मैं दोनों चीजें मैनेजमेंट से ही जाके पूछ लूंगा कि मैनेजमेंट भाई तूने
भी तो पता करा ही होगा, तूने भी तो पता करा ही होगा कि तूने सारे बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए तेरे, तूने भी तो पता करा होगा। तो तेरा क्या प्रोसीजर है, तेरा क्या प्रोसीजर है तेरे सारे बच्चे ढूंढने का, तेरा क्या प्रोसीजर है सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने का। तो रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तेरा क्या प्रोसीजर है सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करने का। सो रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट, रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। पहले अपन पेरेंट का प्रोसीजर पता कर लेंगे, पहले अपन पेरेंट का प्रोसीजर पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पेरेंट के प्रोसीजर पता करने के बाद अपन को क्या करना है, एक और बार मैनेजमेंट से ही पूछना है, उससे पूछना है कि इंक्वायरी करेंगे क्या कि इस साल कोई नया कंपोनेंट आया या पुराना कंपोनेंट डिस्कार्ड हो गया क्या, नया कंपोनेंट कोई आया या फिर पुराना कंपोनेंट डिस्कार्ड हो गया क्या कि अपन ने उसका इन्वेस्टमेंट हटा दिया बस ऐसा। तो ये दो चीजें अपन ने मैनेजमेंट से ही पूछी, दो चीजें तो अपन ने मैनेजमेंट से पूछी कि मैनेजमेंट तेरा क्या प्रोसीजर है, तेरा क्या प्रोसीजर है अपने बच्चे आइडेंटिफाई करने का, तू सारे बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करती है, और इस साल कोई नया कंपोनेंट आया क्या पुराना कंपोनेंट गया, उसी से पूछा। अब ये तो मैनेजमेंट से पूछा, अब उसके बाद बीइंग एन ऑडिटर, मैंने तो सीए फाइनल का एग्जाम दिया, मुझे तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी आती है, मुझे तो पूरी नॉलेज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। तो अब मैं मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलता है कि आपको देखना पड़ेगा जहां पर जो आपकी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट वगैरह है उसको सीएफएस में इंक्लूड करना है, तो मैं देखूंगा कि पेरेंट ने या फिर उसके सब्सिडरी ने कहां पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कहीं पे भी सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट बन गई तो उसको इंक्लूड करूंगा, या फिर कंपनी की जेवी कौन सी है, जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर, अदर अरेंजमेंट, ये सब मैं चेक करूंगा। सो भाई मैं देखूंगा इन्वेस्टमेंट जो भी करा है पेरेंट ने या फिर कंपोनेंट ने वो मैं चेक करूंगा कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई उसकी सब्सिडरी बन गई हो तो उसको सीएफएस में इंक्लूड करना पड़ेगा। जो भी जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट है वो चेक करूंगा। ये जो एफआर में अपन ने पढ़ा हुआ है ना कि सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट वगैरह, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, ये सब चीजें मैं चेक करूंगा कि ये वाला कंपोनेंट मेरे सीएफएस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट मेरे सीएफएस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये मैं चेक करूंगा। ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, अपन इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करा हुआ है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, अदर अरेंजमेंट। तो ये मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज, यूजली फाइनेंशियल, ये मैंने मैनेजमेंट से पूछ लिया, ये मैंने मैनेजमेंट से चला के पूछ लिया कि मैनेजमेंट तू बता तेरा क्या प्रोसीजर है, मैनेजमेंट तू बता तेरा क्या प्रोसीजर था उनको आइडेंटिफाई करने का, कोई भी इस साल इंक्वायरी करूंगा, कोई भी इस साल नया कंपोनेंट आया या बाहर गया है क्या, वो हो गया। फिर खुद की मैंने नॉलेज यूज ली कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करा है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट अदर अरेंजमेंट कहाँ पर है, तो वो सीएफएस में इंक्लूड हो गए सर। 5 पॉइंट ही याद करने हैं, 5 पॉइंट हो गए, इससे ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, बस बाकी के पढ़ लो कि एमसीक्यू आ सकता है। साथ में मैं चेंजेस इन शेयर होल्डिंग देखूंगा कि पिछले साल हो सकता है कि मेरे पास केवल 10% शेयर थे, इस साल मेरे पास 60% शेयर हो गए किसी भी कंपनी के, तो वो मेरी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट जो भी बन गया हो। वर्किंग पेपर देख लूंगा पिछले साल के, मेरे ही वर्किंग पेपर देख लूंगा मैं पिछले साल के, कि पिछले साल के मेरे जो ऑडिट के वर्किंग पेपर है वो मैं देखूंगा। मुझे पता पड़ा कि पिछले साल तो इनकी 5 सब्सिडरी थी, इस बार केवल 3 क्यों है, तो वो मैं पता करूंगा। और जो भी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड है कंपनी के वो चेक कर लूंगा। ठीक है, ये एक बार रीड मार लो, बाकी 5 पॉइंट ऊपर के याद हो गए हैं। तो ऐसे अपन कंप्लीटनेस चेक करेंगे कंपोनेंट की। अगर कोई भी कंपोनेंट अपन ने एक्सक्लूड करा कि इसको सीएफएस में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऑडिटर पता करेगा कि क्यों इसको इंक्लूड नहीं करा। हो सकता है कोई एग्जेम्पशन लग गई, लेट्स से इंडेस 110 की एग्जेम्पशन लग गई, इंडेस 21 की, एएस 21 की एग्जेम्पशन लग गई, तो बस वो पता करेगा कि जो भी आपने एक्सक्लूड करा है तो उसका क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है ना। ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट एक्सक्लूजन जो भी आपने करा है fall within this criteria, जो भी वो क्राइटेरिया थे ना कि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए, कंट्रोल टेम्परेरी होना चाहिए, वो क्राइटेरिया वो पता करेगा। अब ये एक बार छोटा सा क्रॉस मार लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमको ऑडिट ऑफ सीएफएस की प्लानिंग कैसे करनी है। जब भी तुम सीएफएस की ऑडिट करने जाओगे तो प्लानिंग कैसे करोगे, छोटा सा क्रॉस मार लो। 2 चीजों की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है, 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग किस की लेनी है सर, जो भी कंपनी का पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर, आईटी, टेक्नोलॉजी, कंट्रोल्स वगैरह, उसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगा। कंपनी का जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर, आईटी, टेक्नोलॉजी वगैरह है उनका मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। कंपनी का जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर, आईटी सिस्टम वगैरह उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। कंपनी का जो भी ग्रुप स्ट्रक्चर, आईटी, टेक्नोलॉजी उनकी मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा। ठीक बात है, वो मैं ले लूंगा। उसके बाद मैं कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी भी समझूंगा, तो कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर, आईटी, टेक्नोलॉजी समझूंगा, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी समझूंगा। बेसिक चीजों का ये मैं समझूंगा। तो पहले मैंने 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ली, किसकी ली सर मैंने,
कंपनी की आईटी पॉलिसी ग्रुप स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ली, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी की मैंने अंडरस्टैंडिंग ली। उसके बाद मैं देखूंगा कि किस एरिया में कितना रोमम है, किस एरिया में कितना रोमम है, किस एरिया में कितना रोमम है, उस हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूंगा, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। किस एरिया में कितने ज्यादा रोमम है, उस हिसाब से एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करूंगा। एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम। ठीक है, और साथ में मैं पता करूंगा कि किस हद तक मैं अदर ऑडिटर का वर्क यूज लूं, किस हद तक मैं अदर ऑडिटर का वर्क यूज में लूं, कि अदर ऑडिटर है तो उसका किस हद तक मैं उसका वर्क यूज लूं, एक्सटेंड टू विच अदर ऑडिटर का मैं वर्क यूज में लूं। फिर बाद में मैं कोऑर्डिनेट करूंगा टू बी वर्क परफॉर्म, कोऑर्डिनेट द वर्क टू बी परफॉर्म। ठीक है सर, चलो। ठीक है सर, चलो तो एक और बार अपन देख लेते हैं वापस, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले 2 पॉइंट मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, जब भी मैं प्लानिंग करूंगा सीएफएस की, तो पहले मैं 2 चीज की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, जो भी कंपनी का ग्रुप स्ट्रक्चर और आईटी पॉलिसी है, ग्रुप स्ट्रक्चर आईटी पॉलिसी इनका अंडरस्टैंडिंग लूंगा, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग लूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मुझे कौन सा प्रोसेसर लगाना है बेस्ड ऑन रोमम, कौन सा प्रोसेसर लगाना है, कितने कंपोनेंट ऑडिटर पे कितना ज्यादा मैं यूज लूं उसको, एक्सटेंड टू यूज द अदर कंपोनेंट ऑडिटर। ठीक है, और बाद में सारे कंपोनेंट ऑडिटर के काम को कोऑर्डिनेट करना, सबको कोऑर्डिनेट करना, बात खत्म। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। कुछ पॉइंट जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट आते हैं सर, कि सीएफएस जो प्रिपेयर होता है जनरली एसएफएस की इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर होता है। ठीक है ना, चलो अपन बाद में देख लेंगे, बस हाँ ओवरऑल इतना है। ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि सीएफएस के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है, कुछ ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो एसएफएस के अंदर नहीं होती। कुछ इंफॉर्मेशन एसएफएस में नहीं है, कुछ नोट्स टू अकाउंट्स तो भी वो सीएफएस में होते हैं। ओवरऑल ये बोल रहा है। ठीक है ना, अब एक और पॉइंट है कि लेट्स से अगर मैं लेट्स से रिलायंस के 2 कंपोनेंट है, 2 सब्सिडियरी, लेट्स से ए बी। जब मैंने ए का कंसोलिडेशन करा तो ए के टाइम पे आई गुडविल, ए के टाइम पे आई गुडविल, पर बी के टाइम पे आई कैपिटल रिजर्व, बी के टाइम पे आई कैपिटल रिजर्व। ए के टाइम पे आई गुडविल, बी के टाइम पे आई कैपिटल रिजर्व, ए के टाइम पे आई गुडविल, बी के टाइम पे आई कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, तो सर जब भी अपन इन दोनों को कंसोलिडेट करेंगे, तो उस वक्त क्या मैं इसको नेट ऑफ करके दिखा सकता हूं कि जो भी इसका अमाउंट आया गुडविल का और जो भी कैपिटल रिजर्व का है, इनको नेट ऑफ करके फाइनल में दिखा सकता हूं क्या? नेट ऑफ करके इनको मैं नेट ऑफ करके एक अमाउंट दिखा सकता हूं क्या बैलेंस शीट में, जो भी नेट ऑफ करके फाइनल माइनस करके? तो हाँ दिखा सकते हो, इफ एफआरएफ परमिट, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी इंडेज वगैरह है अगर वो परमिट करता है, तो दिखा सकते हो। इफ एफआरएफ परमिट दिखा सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, कि ठीक है तुमने बैलेंस शीट में तो इसको नेट ऑफ करके दिखा दो, पर नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेट बताना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट्स में तुम सेपरेटली बता देना कि गुडविल इतनी थी, कैपिटल इतना था, नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेट बता देना। ठीक है, अगर एक सब्सिडी गुडविल आई या दूसरे की वो आई तो ठीक है, वही है कि मैं ग्रोस अमाउंट बताया, अब कहा गया मैं नेट ऑफ करना चाहता हूं तो कर सकता हूं अगर एप्लीकेबल एफआरएफ मुझे परमिट करता है तो, पर मुझे साथ में डिस्क्लोज करना पड़ेगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व को नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, और कभी भी ऐसा हो जाए कि जो एनसीआई नहीं होती क्या, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उनका जितना शेयर है, उनका जितनी इक्विटी है, शेयर है, उससे ज्यादा उन पे लॉस अलोकेट हो गया, तो क्या करें? कुछ नहीं, फिर जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो कर देना। साथ में जो भी आपका जो कंसोलिडेशन बनाते हो, एडजस्टमेंट होते हैं कि जो भी इंट्रा कंपनी आइटम अपन एलिमिनेट करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो हमेशा पेरेंट से अप्रूव होने चाहिए। ठीक है, साथ में अपन को डिफेक्टो कंट्रोल भी साथ में हमेशा ध्यान रखने। डिफेक्टो कंट्रोल अपन ने पढ़ा था, जो एफआर में भी पढ़ा हुआ है तुम्हारा, कि कभी कभार हो सकता है कि कंपनी के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा ना हो, फिर भी वो उस कंपनी को कंट्रोल करते हैं, उसको कहते हैं डिफेक्टो कंट्रोल। ठीक है, तो आपको हमेशा देखना है कि डिफेक्टो कंट्रोल की वजह से तो कभी भी ऐसे होल्डिंग तो नहीं बढ़ रही, मतलब डिफेक्टो कंट्रोल की वजह से आपकी वो सब्सिडी तो नहीं बढ़ गई। और कभी भी गुडविल अराइज हुई, कंसोलिडेट करा अपन ने, कंसोलिडेट होने के बाद गुडविल अराइज हो गई, तो गुडविल की हमेशा इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेना एट एवरी बैलेंस शीट डेट। गुडविल की हमेशा इंपेयरमेंट टेस्ट करनी पड़ेगी कि वो इंपेयर करना है क्या, हर बैलेंस शीट डेट पे। कभी भी अगर कोई लॉस हुआ अपना का गुडविल में फ्रॉम फॉरेन करेंसी की वजह से कोई लॉस वगैरह हुआ, तो उसको आपको कहाँ डालना है, करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। फालतू बात है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है हार्मोनाइज, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट था कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व को नेट ऑफ करने वाला। ये इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि कभी मैंने बोला ना कि आपको इनको हार्मोनाइज करनी पड़ेगी ग्रुप अकाउंटिंग, सारी सबकी अकाउंटिंग, कि जो भी कंपोनेंट ए है वो लीफो बेसिस पे चल रहा है, कंपोनेंट बी फीफो बेसिस पे चल रहा है, तो अलग अलग बेसिस पे तो अपन नहीं बना सकते ना सीएफएस। तो ए की सीएफएस बनाते वक्त दोनों को एक जगह हार्मोनाइज करना पड़ेगा, दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर कभी हार्मोनाइज कर ही नहीं पा रहे,
कभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, AS21 बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हार्मोनाइज मत करो, बस आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे देना, आप केवल एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे देना। पर इन डेज 110 मना कर देता है कि भाई एडजस्टमेंट करना मतलब हार्मोनाइज करना कंपलसरी है, हार्मोनाइज करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप CFS बनाने हम नहीं देंगे, आपको CFS बनाने नहीं देंगे। तो हार्मोनाइज करना कंपलसरी होता है 110 में, पर AS21 बोलता है केवल आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दो, केवल आप एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दो। सर अब अपन चलते हैं स्पेशल कंसीडरेशन कुछ, जो तुमने देखो दो चीजें पढ़ी होगी, एक परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट CFS बनाते वक्त। सर परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं पहले वो देखो, तुमको आते हैं सर, जब भी तुम फर्स्ट टाइम CFS बनाते हो, जब भी तुम फर्स्ट टाइम CFS बनाते हो उसको एक्वायर करते वक्त, तो तुम नहीं निकालते कि इस कंपनी का गुडविल कितना आया, कैपिटल रिजर्व कितना आया, ये सभी तो इसी को तो बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम निकालते हैं, गुडविल कितना आया, कैपिटल रिजर्व कितना आया। और एक और है कि NCI को कितना शेयर एलोकेट होगा, NCI को कितना शेयर अलोकेट होता है। ये केवल फर्स्ट टाइम ही तो होता है कि एनसीआई को जितना भी प्री एक्विजिशन रिजर्व होता है वो अलोकेट होता है, प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम एक ही बार एडजस्टमेंट होता है, इसको बोलते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। बाकी तुम हर साल CFS बनाते हो, हर साल CFS बनाते हो तो अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं कि इंटर कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन है एलिमिनेट करते हो, डिटेल बनाते हो, वो होता है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, करंट पीरियड। ये होता है परमानेंट। परमानेंट में क्या करते हो, गुडविल निकालते हो, कैपिटल रिजर्व निकालते हो, गुडविल निकालते हो, कैपिटल रिजर्व निकालते हो, एनसीआई का शेयर एलोकेट कराते हो, एनसीआई का शेयर एलोकेट कराते हो। तो ये क्या होता है परमानेंट कंसोलिडेशन में। तो ये जनरली कब होता है, जनरली कब होता है, तो सर जनरली वही बोला मैंने कि जनरली कब होता है, ये एक ही टाइम होता है जब अपन फर्स्ट टाइम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट बना रहे होते हैं। एक और टाइम भी होता है, बस एक और सेकंड टाइम होता है जब आपने सब्सिक्वेंट कोई भी सेल को, कोई भी शेयर को सेल या परचेस करा है, कोई भी शेयर को सेल या परचेस करा है, सब्सिक्वेंट शेयर को सेल परचेस करा है। कि लेट से सीधी बात है ना, अगर आपको पता है कि पहले मैं 20% पे था, पहले मैं 20% होल्डिंग थी, मतलब पहले मैं एसोसिएट था, पहले मैं उस कंपनी का एसोसिएट थी वो कंपनी मेरी, बाद में मैंने 30-40% और ले ली, लेट से मेरी होल्डिंग 60% हो गई अब उसमें, तो अब मेरी सब्सिडरी हो गई, अब वो मेरी सब्सिडरी हो गई। तो तुमने FR में पढ़ा हुआ है, अपन वापस से गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, NCI को शेयर वापस से एलोकेट करते हैं ना, तुमने FR पढ़ा हुआ है। तो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होता है, गुडविल निकालना, कैपिटल रिजर्व निकालना, एनसीआई को कितना प्री एक्विजिशन रिजर्व जाएगा वो निकालना, और कितने टाइम होता है, जनरली फर्स्ट टाइम होता है, और वैसे सब्सिक्वेंटली एक और बार होता है अगर शेयर सब्सिक्वेंटली सेल परचेस से करे तो। और एक और चीज सर कि अपन को ना हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान देना है, कि अपन ने एक्वायर कब करा है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान देना है। क्यों देना है सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान, क्योंकि सर इसके पहले का जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है, इसके पहले का जो प्री एक्विजिशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा एनसीआई का होता है, पूरा का पूरा एनसीआई का होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। इसके बाद का जो रिजर्व होगा, इसके बाद का वो अलोकेट होता है, वो अलोकेट होता है कि कुछ तो हमारा होगा, मतलब होल्डिंग का होगा, कुछ एनसीआई का होगा, कुछ एनसीआई का होगा। तो ये कैसे पता पड़ेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान रखना। बस सर हो गया, अपना ये पॉइंट हो गया है। तो सर परमानेंट कंसोलिडेशन में कब कब होता है, पहली बात सर ये या तो फर्स्ट ओकेशन पे होता है, फिर सब्सिक्वेंटली मैंने कोई सेल परचेस कराया तो उस पे होता है। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना या फिर एनसीआई को इक्विटी जो भी एट्रीब्यूट होती है वो निकालना, गुडविल कैपिटल रिजर्व, एनसीआई को एट्रीब्यूट, ये होते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और इस पे मैंने तुमको अभी डायग्राम क्यों बनाया था, यहाँ पे डायग्राम बताया था मैंने, चार्ट बनाया था कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, मतलब डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ताकि प्री एक्विजिशन रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व को आप अच्छे से अलोकेट कर पाओ, अलोकेटेड प्रॉपर्ली। और जो भी आपने सब्सिक्वेंटली कोई भी चेंजेस हुए उस पर ध्यान रखना, मतलब चेंजेस कोई भी हुए सब्सिक्वेंटली आपने एक्वायर करा, डिस्पोज करा, तो उस पर हमेशा आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर ये समझ में आ गया, हो गया ये भी। करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, अरे भाई जो भी तुम उसके अलावा जो भी तुम एडजस्टमेंट करते हो CFS बनाते हो, याद करो तुम जब FR चैप्टर पढ़ते हो, याद करो तुम जब FR चैप्टर पढ़ते हो, तो हर बार जब तुम CFS बनाते हो, हर बार जब तुम CFS बनाते हो तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते ही रहते हो, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हो। तो वो वाले एडजस्टमेंट सारे के सारे होंगे करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, तो वो लोन हो गया। अब उस लोन के बदले इंटरेस्ट भी तो देगी, होल्डिंग ने सब्सिडी को लोन दिया है तो लोन हो गया, अब सब्सिडी उसको इंटरेस्ट भी देगी, सब्सिडी उसको इंटरेस्ट भी देगी। तो अब दोनों की बुक्स में, वो दोनों की बुक्स में, एक की बुक्स में इनकम है, एक की बुक्स में एक्सपेंस है इंटरेस्ट का, लोन भी दोनों की बुक में, एक की बुक में असेट साइड है, एक की बुक में लाइबिलिटी साइड है। तो अपन जब भी बनाएंगे ये, अपन CFS बनाएंगे तो जो भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है वो एलिमिनेट करेंगे, इंटर कंपनी डेट जो बैलेंस शीट के आइटम है इंटर कंपनी वो एलिमिनेट करेंगे, जो P&L के आइटम है वो भी एलिमिनेट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये सब अपन एलिमिनेट करेंगे। तो जो भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन वो एलिमिनेट करते हैं, और जो भी अपन एलिमिनेट करते हैं
साथ में एक और एलिमिनेट करते हैं। साथ में अगर सब्सिडी ने होल्डिंग को कोई स्टॉक या फिर असेट बेची, या फिर सब्सिडी ने होल्डिंग को कोई स्टॉक असेट बेची जिसपे अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है, जिसपे अभी अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट भी अपन एलिमिनेट करते हैं। तुमको याद होगा, अरे ये सब तुम्हारे एफआर के एडजस्टमेंट है, तुमको आते हैं ये। अनरियलाइज प्रॉफिट भी अपन एलिमिनेट करते हैं, और जो अनरियलाइज प्रॉफिट अपन ने एलिमिनेट करा उस पर डीटीए डिटेल भी बनाते हैं, उस पर डीटीए डिटेल भी बनाते हैं। ठीक बात, बस वही वाला पॉइंट है, सारे के सारे वही पॉइंट है जो तुम हर बार एफआर में करते हो, वही है, बस वही याद करना कि सर हम बैलेंस शीट आइटम एलिमिनेट करते हैं और पी&एल आइटम एलिमिनेट करते हैं। बैलेंस शीट आइटम में जैसे इंटर कंपनी ग्रुप इंडेटनेस, ये एलिमिनेट करते हैं, और इस डेट पे इंटरेस्ट दिया वो भी एलिमिनेट करते हैं। तो ये एक बैलेंस शीट आइटम हो गया, एक पी&एल आइटम, एक बैलेंस शीट, एक पी&एल। तो इंटर कंपनी जो इंडेटनेस है वो एलिमिनेट कर दी, उसी का इंटरेस्ट भी तुमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है वो भी हटाओ, और अनरियलाइज प्रॉफिट पे जो डीटीए डिटेल बना है वो भी हटाओ। डीटीए डिटेल मतलब बनाओ, डीटीए डिटेल बनाओ। ठीक है, तो जो भी अपन को एलिमिनेट करना है, सबसे पहले एलिमिनेट करने जो बैलेंस शीट आइटम है वो एलिमिनेट करो, इंटर कंपनी इंडेटनेस जो पी&एल आइटम है वो एलिमिनेट करो। ठीक है, बैलेंस शीट आइटम एलिमिनेट करो, पी&एल आइटम एलिमिनेट कर दो, और उसके बाद बैलेंस आइटम एलिमिनेट करो, पी&एल आइटम एलिमिनेट करो, और उसके बाद जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है, जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है उस अनरियलाइज प्रॉफिट को हटा के उस पर डिटेल बुक कर लो। तो ये 5 पॉइंट याद हो गए, काफी है। उसके अलावा भी तुम एक बार देख लो, बस पढ़ लो कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट है उसका तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मैंने 2 पॉइंट तुमको याद कराए थे, 2-3 पॉइंट मैंने बोला था कि भाई कंपोनेंट के ऑडिट, कंपोनेंट के उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी, पेरेंट की। तो पेरेंट की रिस्पांसिबिलिटी मैंने बोला था, कुछ पॉइंट याद रखना। हार्मोनाइज ग्रुप अकाउंटिंग, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी एंड गैप कन्वर्जन, वो पॉइंट भी एक्जैक्ट डाल देना। हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, गैप कन्वर्जन, हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, गैप कन्वर्जन। ठीक है, और साथ में एनसीआई को कितनी, अपन को हर बार का प्रॉफिट कितना अट्रीब्यूट करना है उसको देख लेना। ठीक है, बाकी हो गया ये। ठीक है सर, ये हो गया अपना करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ठीक है सर, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मुझे पता है, और तुमको भी पता है, मैंने समझा दिया। सर ये फास्ट ट्रैक बैच है, थोड़ा फास्ट ट्रैक बैच है। कौन सा बैच सर? फास्ट ट्रैक। तो फास्ट तो चलूंगा ही ना, स्लो चलना है तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर बैच पे जा सकते हो। फिर भी यार मैं सब कुछ तो समझा रहा हूँ, सब कुछ करा ही रहा हूँ, अब फास्ट तो चलूंगा इसमें। और एसएस के लिए मैंने बता दिया, एसएस के लिए तो आई रिक्वेस्ट वो देख ही लेना, वो बैच मेरे हिसाब से प्रीफर कर लेना, एसएस वाला बिल्कुल एडमिन कॉस्ट वाला, क्योंकि एसएस 50 मार्क्स से आते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करना। और एक और सर नोट्स के लिए मैंने बता दिया, बुक तुम चाहो तो ले सकते हो पीडब्ल्यू स्टोर से, पर सर तुमको बहुत सारे फ्री नोट्स चाहिए होते हैं। देखो मैं सारे तो नहीं दे सकता फ्री नोट्स, मेरी भी थोड़ी यार समझो, मेरे पे रिस्ट्रिक्शन है, पर फिर भी तुम एक टेलीग्राम चैनल याद रख के ज्वाइन कर लो, अभी करना चाहो तो अभी कर लो, 2 वीडियो पोस्ट करके, बाद में तुम भूल जाओ तो भी। तो सीए हेमंत सोमानी नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस तुम टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च, मतलब टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है सीए हेमंत सोमानी, तुमको मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सीए हेमंत सोमानी, वहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स शेयर करे हुए, ठीक है ना। अब हर चैप्टर के तो नहीं है ऑफकोर्स, पर बहुत सारे चैप्टर के। वहाँ पे जैसे ही जाओगे तुम पूछते सर वहाँ पे कहाँ पे नोट्स, अरे भाई वहाँ पे जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आता है ऊपर हेमंत सोमानी, मेरी डीपी लिखी हुई आती है, डीपी आती है, वहां पर फाइल सेक्शन होता है ना, तुम जाओगे अंदर तो फाइल सेक्शन होता है, तो फाइल सेक्शन पे जाओ, जितने भी नोट्स दिख जाएंगे। भाई इतने बड़े हो गए फिर भी इतनी चीज समझाने पड़ रही है मुझे, बार बार पूछते नोट्स नहीं टेलीग्राम पे, अरे हे वो भाई पढ़े भाई। ठीक है सर, चलो आ जाओ। तो करंट पीरियड कंसोलिडेशन, परमानेंट कंसोलिडेशन अपने हो गए। सर डिफरेंस बिटवीन सीएफएस एंड कंपोनेंट एफएस की डेट, अब ये क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हो जाए कि लेट्स से जो आपका कंपोनेंट है, लेट्स से जो आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट की बैलेंस शीट बनी है अपनी 31 मार्च 2000, 31 दिसंबर कर लो इसको, 31 दिसंबर 2026 की, 31 दिसंबर 2026 की अपनी कंपोनेंट की बैलेंस शीट है, कब की? दिसंबर। पर यही अपन जो सीएफएस बनाते हैं, सीएफएस जनरली कब का बनता है? वो बनता है 31 मार्च 2027, तो मतलब 3 महीने का गैप है, तो 3 महीने का गैप है, तो फिर अब क्या करें? तो वो बोलता है इन डेज, ऐसा बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर 3 महीने तक का गैप है, अगर इन दोनों के बीच में 3 महीने का गैप है, कि भाई जो कंपोनेंट का एफएस है वो तो यहां तक ही बना हुआ है दिसंबर तक, पर सीएफएस बनाना है अपन को सबका मार्च तक, तो 3 महीने तक का गैप है ना, 3 महीने तक का गैप, तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, 3 महीने तक का गैप हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो कंपोनेंट का, हम 3 महीने के जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन हुए वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी एडजस्टमेंट है वो हम कर देंगे, अलाउ है। 3 महीने तक का डिफरेंस अलाउ है, पर 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस अलाउ नहीं है। अगर 3 महीने से ज्यादा का गैप आ रहा है, 3 महीने से ज्यादा का गैप आ रहा है, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा कंपोनेंट एफएस नया बना के दो, और पूरा 31 मार्च तक का बना के दो, पूरा 31 मार्च तक का नया बना के देना पड़ेगा। कब? जब 3 महीने से ज्यादा गैप आ रहा है तो अपन मना कर देंगे कि नहीं भाई हम पुराना वाला एफएस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नया वाला कंपोनेंट का एफएस दो हमको।
ठीक है, और 3 महीने तक का अलाउ है। और यही अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता, मतलब ये तो इंडेस बोल रहा है, इंडेस की जगह अगर एएस होता, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो 6 महीने तक अलाउ करता है, वो 6 महीने तक अलाउ करता है। ठीक है सर, तो वो यही बोल रहा है, ये रहा कि सर कभी होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपोनेंट का है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट पे होता है, तो प्रैक्टिकेबल नहीं होता हर बार उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बार बार बनाना, तो कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट कर देंगे, आप बार बार नया कंपोनेंट का एफएस मत बनाओ, एडजस्टमेंट कर देंगे, पर डिफरेंस केवल 3 महीने तक का होना चाहिए इंडेस के केस में, और अगर एएस है तो 6 महीने तक का हो सकता है। ठीक है, पर इससे ज्यादा अगर हुआ तो तुमको नया एफएस बनाना पड़ेगा कंपोनेंट का। और सर एक और चीज है कि जो भी गेप है कि वापस कंपोनेंट का एफएस तो यहाँ पे बन गया, सीएफएस यहां पर बन रहा है, तो इनके बीच का जो भी गेप है, इनके बीच में कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट हुए होंगे, इन दोनों के बीच में, कंपोनेंट एफएस और सीएफएस एफएस के बीच सब्सीक्वेंट इवेंट होंगे, तो वो सब्सीक्वेंट इवेंट जो भी है, उन सब्सीक्वेंट इवेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उन सब्सीक्वेंट इवेंट के लिए पेरेंट का ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, तो पेरेंट का ऑडिटर देखेगा कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए वो प्रॉपर्ली एडजस्ट डिस्क्लोज हुए या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये पॉइंट यही कहता है। सर डिस्क्लोजर विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सीएफएस, अगर अपन जब सीएफएस बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एसएफएस में होती है, जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में तो होती है, एसएफएस के डिस्क्लोजर में तो वो चीजें होती है, पर वो डिस्क्लोजर अपन को सीएफएस में नहीं देने, तो कौन कौन से है सर? देखो हे तो बहुत सारे, याद कितने करने, 5 याद करने, मैक्सिमम 5 याद करने, पर पढ़ने सारे एमसीक्यू के लिए, पढ़ने सारे। तो मैं तुमको पहले याद कराने वाले बताता हूं जो इजीली भी हो जाएंगे याद। हाँ, फॉरेन करेंसी का एक्सपेंडिचर, फॉरेन करेंसी का इनकम, 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 इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो फॉरेन करेंसी का अर्निंग एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी का अर्निंग एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दोनों पॉइंट इंपोर्ट के, ये भी इंपोर्ट का है, ये भी इंपोर्ट का, ये भी इंपोर्ट का, ये भी इंपोर्ट का। तो मतलब आपको सीएफएस में नहीं बताना, सीएफएस में क्या नहीं बताना, जो भी एक्सपेंडिचर आपने फॉरेन करेंसी में करा है, उसको अलग से डिस्क्लोज नहीं करना, जो भी अर्निंग आपने फॉरेन करेंसी में करी है उसको अलग से डिस्क्लोज नहीं करनी, जो भी आपने एक्सपोर्ट करा है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह जो भी कमाया है फॉरेन करेंसी में उसको अलग से डिस्क्लोज नहीं करना। तो जो भी मतलब आपने अर्निंग और एक्सपेंडिचर करा है फॉरेन करेंसी में वो आपको अलग से सीएफएस में नहीं बताना, नोट्स अकाउंट्स में। जो भी आपने इंपोर्ट करा है सीआईएफ बेसिस पे वो आपको नहीं बताना कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स हमने सीआईएफ बेसिस पे कितने इंपोर्ट करे आपको अलग से नहीं बताना। जो भी आपने रॉ मटेरियल, और साथ में आपको ये नहीं बताना कि जो भी रॉ मटेरियल था, मतलब आपने कोई फिनिश गुड्स बनाया, तो उसके लिए कोई रॉ मटेरियल लगा होगा, तो कितना रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्टेड था, कितना परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा इंपोर्टेड था, और कितना रॉ मटेरियल हमारा इंडिया में बना हुआ इंडिजियस था, कितना रॉ मटेरियल हमारा इंडिजियस था, तो उसका परसेंटेज अलग अलग नहीं बताना कि इतना तो इंपोर्टेड था, इतना इंडिजियस था, इतना इंपोर्टेड था, इतना इंडिजियस था, वो रॉ मटेरियल का अलग अलग बाइफिकेशन नहीं बताना। ठीक है सर, तो ये चीज आपको अलग से नहीं बतानी। तो 4 पॉइंट तो इजीली याद हो गए। फॉरेन करेंसी में कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर कितना इनकम है वो आपको नहीं बताना, कितनी एक्सपेंडिचर करी फॉरेन करेंसी में वो नहीं बताना, कितनी इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बताना, अर्निंग नहीं बतानी, एक्सपेंडिचर नहीं बताना फॉरेन करेंसी का। साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दोनों पॉइंट इंपोर्ट के, इंपोर्ट जो भी सीआईएफ बेसिस पे करा उसकी वैल्यू नहीं बतानी, इंपोर्ट जो भी रॉ मटेरियल का करा उसमें कितना इंडिजियस है, कितना डोमेस्टिक है वो नहीं पता। ठीक है, 4 पॉइंट तो ये इजीली याद हो गए। अब एक और पॉइंट कोई सा भी याद कर लेना, पर हाँ ठीक है, वैसे तो 4 पॉइंट हो गए ना, बस ठीक है वैसे तो। पर साथ में आपको और क्या क्या डिस्क्लोज नहीं करना, कि जो भी एमएसएमई के डिस्क्लोजर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के, वो नहीं करने। आपने जो बोनस शेयर इशू करा वो किस सोर्स से करा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किससे करा वो नहीं बताना। जो भी आपने कोई पैसा कोई भी पैसा आपने करवाया है, वो उसमें से मतलब कोई भी पैसा आपने किसी ने इन्वेस्ट कराया, आप में लोन लिया है, तो उसमें कितनी अनयूटिलाइज मनी है, आउट ऑफ इशू, वो आपको बताना है कितनी अनयूटिलाइज मनी है। आपने कहाँ पर कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट करा है वो आपको नहीं बताना, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कितना डिविडेंड फॉरेन में रेमिट करा है, कितना डिविडेंड फॉरेन वालों को दिया है वो आपको अलग से नहीं बताना। फॉरेन करेंसी में कितना डिविडेंड आपने रेमिट करा है वो आपको अलग से नहीं पता, तो ये चीजें आपको नहीं बतानी। तो वैसे तो 4 पॉइंट तो अपने इजीली हो गए। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अर्निंग एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अर्निंग एक्सपेंडिचर, ठीक है।
ठीक है सर, चलो हो गई, ये 4 पॉइंट तो अपन को याद हो गए। और फिर भी अगर तुमको एक आधा पॉइंट और ये भी याद करना है तो सर, आजकल के जो एमएसएमई नाम के लोग होते हैं, मतलब आजकल की जो छोटी छोटी कंपनी होती है, एमएसएमई कंपनी होती है, छोटी छोटी एमएसएमई कंपनी होती है, वो भी शेयर इशू कर लेते हैं, वो भी शेयर इशू करके पैसा उठा लेते हैं, वो भी शेयर इशू करके पैसा उठा लेते हैं। आजकल की जो एमएसएमई कंपनी होती है वो भी शेयर इशू करके पैसा उठा लेती है। आजकल की जो एमएसएमई कंपनी होती है वो भी शेयर इशू करके पैसा उठा लेती है और उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। बात खत्म, ठीक है ना। बाकी अपन ने हो गया ये पॉइंट याद। सिर्फ एडिशनल डिस्क्लोजर, सीएफएस के अंदर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा। तो अभी तो अपन ने ऊपर पढ़ा कि वो डिस्क्लोजर अपन को नहीं देने ऊपर वाले। अब है कि सीएफएस के अंदर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं अपन को, सीएफएस में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं। तो सर कौन कौन से एडिशनल डिस्क्लोजर सीएफएस में अपन को देने पड़ेंगे? तो सर ये देखो, अब आपको देना है कि लेट से आपके कंपोनेंट है ए बी सी डी, ये सब कुछ कंपोनेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा आपकी असेट के बारे में, आपको एक्स्ट्रा देना है, जो भी नेट असेट है, जो भी आपका पी एंड एल है, और जो भी आपका ओसीआई है, आपका ओसीआई है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। लेट से मेरा कंपोनेंट है ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, डी कंपोनेंट, तो आपको बताना है। ये तो हो गई सबका ग्रुप एज ए होल, ये क्या हो गया टोटल ग्रुप एज ए होल। तो आपको डिस्क्लोजर देना है कि जो ए कंपोनेंट है वो ग्रुप एज ए होल, ग्रुप एज ए होल के कंपेरिजन में उसका कितना परसेंटेज ऑफ असेट है और कितना अमाउंट ऑफ असेट है, मतलब रुपए लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक। तो आपको परसेंटेज भी बताना है और साथ में अमाउंट भी बताना है कि ए कंपोनेंट का कितना परसेंटेज ऑफ असेट है ग्रुप के कंपैरिजन में, कितना रुपए, बी वाले का भी सेम कितना परसेंट है, कितना रुपए। असेट के बारे में बताना है, सेम पीएनएल के बारे में बताना है, सेम ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में भी बताना है, सेम ओसीआई। तो नेट असेट, पीएनएल और ओसीआई के बारे में आपको ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ये देखो, नेट असेट एंड नेट, हाँ क्या है, अमाउंट ऑफ नेट असेट, अमाउंट ऑफ नेट असेट एंड परसेंटेज ऑफ नेट असेट इन कंपैरिजन ऑफ कंसोलिडेटेड नेट असेट, वो बताना पड़ेगा। सेम पीएनएल के लिए देना है, सेम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ओसीआई के लिए देना है, सेम ओसीआई के लिए देना है। पर ये ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब केवल जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के लिए नहीं देना। एमसीक्यू आया हुआ है, टोटल के लिए नहीं देना। तुम चाहो तो लिख लो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के उसको काट दो, टोटल का नहीं, केवल अदर का लेना। अब सर अपन को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है, अपन को मैनेजमेंट से कुछ चीजें लिखवा के लेनी है। क्या चीजें लिखवा के लेनी है? बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट से बहुत सिंपल चीजें लिखवा के लेनी है। सीएसआर, क्या लिखवा क्या लेनी है? सीएसआर। और ये तीनों पॉइंट सिमिलर लगते हैं मुझे, तीनों पॉइंट लिखो सिमिलर लगते हैं, उससे लिखवा के ले लेना, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लो कि भाई तूने सारे के सारे कंप्लीट जितने भी कंपोनेंट थे सबको आइडेंटिफाई करके कंसोलिडेशन बनाया, सबको आइडेंटिफाई करके कंसोलिडेशन बनाया, मतलब कंप्लीटनेस उससे लिखवा के ले लो कि ये कंप्लीट है, उससे लिखवा के ले लो कि ये कंप्लीट है, कंप्लीटनेस अपन उससे लिखवा के ले लेंगे। साथ में जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट थे, रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं होते क्या, जो इंडेक्स 108 बोलता है कि अगर किसी भी कंपोनेंट का 10% से ज्यादा रेवेन्यू है, 10% ज्यादा असेट है तो रिपोर्ट करना है अलग से। तो जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो तूने आइडेंटिफाई सही से कर लिए। जितनी भी रिलेटेड पार्टी और उनके ट्रांजैक्शन थे, जितनी भी रिलेटेड पार्टी और उनके ट्रांजैक्शन थे वो तूने आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये तीनों सेम सेम नहीं लग रहे, कंप्लीट कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट आ गए, सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए, सारे रिलेटेड पार्टी, एक सब रिलेटेड पार्टी जैसे सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं कि सारे कंपोनेंट ले लिए, सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट आ गए, सारी रिलेटेड पार्टी आ गई, सारे कंपोनेंट ले लिए, सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट ले लिए, सारे रिलेटेड पार्टी आ गई, सारे कंपोनेंट ले लिए, सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट ले लिए, सारी रिलेटेड पार्टी आ गई। ये तीनों के तीनों एक साथ, तीनों एक साथ हो गए। फिर भी तुमको याद करना हो तो सीएसआर, सीएसआर सिंपल है, फिर भी याद, वैसे याद करना ट्रिक की जरूरत नहीं है, फिर भी सिंपल ही, फिर भी ले लो। सीएसआर कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, एस से रिपोर्टेबल सेगमेंट, सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट, सीएसएस सेगमेंट के बाद आर से रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, ये लिखवा के ले लो। और बाद में साथ में लिख लो कि जो भी तुमने परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कराया वो बिल्कुल सही से कराया, अप्रोप्रिएट कराया, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट कराया, ये लिखवा के ले लेना। सीएसआर प्लस जो भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कराया वो सही से कराया, सीएसआर प्लस जो भी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट वो सही से कराया, ठीक है सर, ये लिखवा के लेना। अब ये अपन बाद में करते हैं, एक बार एक क्वेश्चन देख लो पहले। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था कि ये अलग अलग तरह की कंपनी है, इनके पास सब्सिडरी है, जेवी है, एसोसिएट है, सब्सिडरी है, जेवी है, एसोसिएट है, कॉमन कंट्रोल है, जॉइंट ऑपरेशन है। इन्होंने सबकी अकाउंटिंग लाइन बाय लाइन बेसिस पे कर दी। अब ये देखो, ये मैं नहीं समझा सकता तुमको, ये तुमको एफआर में ऑलरेडी आता है, ये मैं तुमको नहीं समझा सकता, भाई एफआर नहीं पढ़ा सकता, सीधी बात है ना, तुमको आता होगा। सबकी अकाउंटिंग इन्होंने लाइन बाय लाइन बेसिस पे कर दी। अरे भाई लाइन बाय लाइन क्यों नहीं लिखना आ रहा है यार, मतलब दोनों लाइनों को जोड़ के नहीं होता कि लाइन बाय लाइन बेसिस, जिसको अपन बोलते हैं लाइन बाय लाइन बेसिस, उस सबकी अकाउंटिंग लाइन बाय लाइन बेसिस पे कर दी कि लेट से ए और बी दो कंपोनेंट है, इसकी एसेट है, इसकी एसेट है, इसकी लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी, इसकी, दोनों लाइन को जोड़ के इधर टोटल लिख दिया, ए प्लस बी कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया, पे ए प्लस बी कर दिया। तो ये अकाउंटिंग कब लगती है? केवल सब्सिडरी के केस में, केवल सब्सिडरी के केस में वो अकाउंटिंग लगती है। तो भाई आपने केवल सब्सिडरी के केस के अंदर लाइन बाय लाइन लगता है,
बाकी जो जॉइंट वेंचर और एसोसिएट है ना, उनके केस के अंदर तो इक्विटी मेथड लगता है। अगर तुमको याद हो इक्विटी मेथड जो इंडेस 28 डील करता है इससे, तो भाई इसके केस के अंदर लाइन बाय लाइन लगेगा, पर जेवी एसोसिएट के केस के अंदर इंडेस 28 लगेगा। कॉमन कंट्रोल के केस के अंदर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कॉमन कंट्रोल के अंदर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है अकाउंटिंग का, ठीक है। और जो जॉइंट ऑपरेशन होता है, जॉइंट ऑपरेशन का तो आपको पता है कि जितने उसकी परसेंटेज ऑफ असेट अपनी है, अपन मतलब जितना परसेंट उसका होल्ड करते हैं जॉइंट ऑपरेशन का, उतनी परसेंट ऑफ असेट अपन अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, उतनी परसेंट ऑफ असेट अपन अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं उसकी, ठीक है सर। तो अब सॉरी, एक जॉइंट ऑपरेशन रह गया, मैंने वीडियो पॉज करती, सॉरी। जॉइंट ऑपरेशन मैंने बताया ना कि उसकी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी स्पेसिफिक असेट अपन ले लेते हैं, अपनी बैलेंस शीट में डाल देते, तुमको आता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एज ए पार्ट ऑफ ए सेपरेट एफएस, तो इसीलिए सबका लाइन बाय लाइन नहीं हो सकता, केवल सब्सिडरी का लाइन बाय लाइन होगा। अब तुम इसको चाहो तो पढ़ सकते हो इंडेस के रेफरेंस के साथ। 110 बोलता है सब्सिडरी के लिए लाइन बाय लाइन करना है, उसके लिए गुडविल कैपिटल जो निकालनी है, ठीक है ना, पर उसके लिए लाइन बाय लाइन आप कर सकते हो। पर जो कॉमन कंट्रोल पे उसका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, जो एसोसिएट जेवी उसका इक्विटी मेथड पे होगा, इंडेस 28 ये बोलता है, जो इंडेस 111 बोलता है जॉइंट ऑपरेशन, उसका पार्ट ऑफ सेपरेट एफएस होगा। तो ये सब इन चीजों के लिए, ठीक है ना, ये बेसिक चीजें हैं। और ये फिर अपन आते हैं, चलो। तो सर अपना लास्ट टॉपिक बचा है जो इंपॉर्टेंट भी है कंपैरेटिवली। अब अपन को जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, रिपोर्टिंग कंसीडरेशन, तो रिपोर्ट करते हुए क्या क्या चीजें अपन को स्पेसिफिक थोड़ी ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं। कि सर कभी ऐसा हो कि जो पेरेंट का ऑडिटर है वही कंपोनेंट का ऑडिटर है, वही सारे कंपोनेंट का ऑडिटर है, तो क्या चीजें स्पेसिफिक ध्यान रखनी है। जब पेरेंट का ऑडिटर ही कंपोनेंट का ऑडिटर है, तो आपको स्पेसिफिक चीज ध्यान रखनी है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुरंत फेयर होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, मतलब आपको ओपिनियन देते वक्त ध्यान रखना है कि जो भी सीएफएस और कंपोनेंट बनाया है, जो भी सीएफएस कंपोनेंट बनाया है, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है और वो ट्रू एंड फेयर है। वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और वो ट्रू एंड फेयर है। बस दो वर्ड याद कर लो कि जब सेम ही बंदा ऑडिटर हो, जब सेम ही बंदा ऑडिटर हो, पेरेंट का ऑडिटर भी सेम है, कंपोनेंट का ऑडिटर भी सेम है, पेरेंट का ऑडिटर भी सेम है, कंपोनेंट का ऑडिटर भी सेम है, तो बस आपको दो वर्ड ध्यान रख लेने हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उन्होंने सीएफएस बनाया या नहीं बनाया, और वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया और वो ट्रू एंड फेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया और ट्रू एंड फेयर है। तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया और वो ट्रू एंड फेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया और ट्रू एंड फेयर है। तुमको ये चीज ध्यान रखना है। तो भाई मुझे ये देखना है, मेरे प्रोसेसर लगाने हैं कि जो भी सीएफएस के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई भी डिपार्चर हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई भी डिपार्चर हुआ है, तो डिस्क्लोज कर देना, तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देना कि ये चीज हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो नहीं करी है। तो बस वही, ये दोनों पॉइंट एस के हिसाब के हो गए, ये दोनों पॉइंट एस के लिए हो गए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है। तो आपको बताना है कि जो सीएफएस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया या नहीं बनाया, और वो ट्रू एंड फेयर है, और वो ट्रू एंड फेयर है, और वो ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड फेयर का क्या है? एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर सीएफएस इज ट्रू एंड फेयर। एक्सप्रेस करनी है अपन को ओपिनियन की क्या वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ठीक है ना सर, ये अपन को बताना है। और बाकी आपको बैलेंस शीट देख लेना है, पी&एल देख लेना है, कैश फ्लो दे देना है, मतलब इन तीनों पे ओपिनियन देना है, बेसिक सी चीज है, बैलेंस शीट पे, पी&एल पे और कैश फ्लो पे, इन पे ओपिनियन देना है, ठीक है सर। तो जब सेम बंदा ऑडिटर हो तब आपको देखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो हुए और वो ट्रू एंड फेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो हुए और वो ट्रू एंड फेयर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी फॉलो हुए और वो ट्रू एंड फेयर है। और कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्चर है तो डिस्क्लोज करते हैं। सर जब पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, जब पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, कि कंपोनेंट किसी दूसरे बंदे ने ऑडिट करा है, पेरेंट कोई दूसरा बंदा ऑडिट कर रहा है, तो वो बंदा सीएफएस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देगा, एक ईओएम पैराग्राफ दे देगा। वो बंदा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक ईओएम पैराग्राफ दे देगा कि इतना परसेंटेज ऑफ पोर्शन, इतना परसेंटेज ऑफ पोर्शन एंड इतना अमाउंट ऑफ पोर्शन, इतना अमाउंट ऑफ पोर्शन मैंने ऑडिट नहीं करा है, मतलब इतनी असेट, इतनी लाइबिलिटी मैंने ऑडिट नहीं करी, मतलब इतना परसेंट भी बता देगा कि ग्रुप के कंपैरिजन में कितना परसेंट है उस कंपोनेंट्स का, और कितना अमाउंट है वो भी बता देगा कि इतना परसेंटेज और इतना अमाउंट मैंने ऑडिट नहीं करा है। इसके लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए कंपोनेंट का ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपको ईओएम पैराग्राफ दे देना है कि इतना परसेंटेज और इतना अमाउंट मैंने ऑडिट नहीं करा है, वो कंपोनेंट ने करा है। और एंड में बता देना, हालांकि मैं नॉट मॉडिफाई, मैं इसके लिए मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं। तो ये लिख देना कि इसके लिए मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं।
तो सर वही, एक तो ऐसे 600 फॉलो करना पड़ेगा जब अपन कंपोनेंट ऑडिटर का वर्क यूज ले रहे हैं, और ऐसे 706 के हिसाब से आपको ईओएम पैराग्राफ देना पड़ेगा। ईओएम पैराग्राफ में क्या बताएंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन, कितना पोर्शन अदर ऑडिटर ने ऑडिट करा है, उसका परसेंट भी बताएंगे और अमाउंट भी बताएंगे, परसेंट भी बताएंगे और अमाउंट भी बताएंगे कि इतना दूसरे बंदे ने ऑडिट करा है, और साथ में बता देंगे कि ये केवल रेफरेंस है, इट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड एज क्वालिफिकेशन। मैं क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं तो बस डिवाइड कर रहा हूं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर रहा हूं कि इसके लिए दूसरा बंदा रिस्पॉन्सिबल है। अब सर थर्ड पॉइंट है कि कभी ऐसा हो, कभी ऐसा होता है ना कि लेट से कोई मेरी सब्सिडरी है वो दुबई में, कोई सब्सिडरी दुबई में, तो वो तो आईएफआरएस जो दुबई वाली सब्सिडरी है, तो वो तो आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो तो आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। पर मैं जो इंडिया में सीएफएस बना रहा हूं, मुझे तो चाहिए उसकी बैलेंस शीट इन डेज के हिसाब से, मुझे तो चाहिए उसकी बैलेंस शीट इन डेज के हिसाब से, पर वो तो है बाहर वाली, वो तो अलग फ्रेमवर्क के अंदर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, अलग फ्रेमवर्क में। तो उस केस में मेरे पास दो ऑप्शन है, उस केस में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है सर, मैं एक तो उसका आईएफआरएस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट लूंगा, उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाऊंगा, और जो पेरेंट कंपनी है, इंडिया की पेरेंट कंपनी, जो इंडिया की कंपनी है, इंडिया की पेरेंट कंपनी है जो इंडिया की, वो उस आईएफआरएस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद कन्वर्ट कर देगी, खुद कन्वर्ट कर देगी इन डेज में, खुद कन्वर्ट कर देगी इन डेज में। तो उससे मैंने उसका आईएफआरएस वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाया और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन डेज में, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन डेज में, ठीक है, बेसिक सा सिंपल ऑप्शन। और जो भी मैंने कन्वर्ट करा, कन्वर्ट करने के बाद जो कन्वर्जन सही से हुआ या नहीं हुआ, कन्वर्जन सही से हुआ नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा, वो प्रिंसिपल ऑडिटर एक बार चेक कर लेगा कि कन्वर्जन सही से हुआ या नहीं, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मेरी कंपनी की खुद की एक ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी, मेरी कंपनी की खुद की एक ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी होगी जो इन डेज के हिसाब से होगी, जो इन डेज के हिसाब से होगी। तो मैं वो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल, मतलब जो इन डेज का मैटर है मेरा, मैं डायरेक्ट उसी को भेज दूंगा, डायरेक्ट दुबई वाले को भेज दूंगा, और दुबई वाले को ही बोलूंगा कि दुबई वाले भाई तू ही इसको इन डेज में मुझे फाइनेंशियल बना के दे, तू ही, मतलब जो आईएफआरएस वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, आईएफआरएस वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तू ही इसको, दुबई वाला ही इसको इन डेज में बना के देगा, दुबई वाला ही उस आईएफआरएस को कन्वर्ट करके देगा इन डेज में, जो भी मैंने उसको ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी भेजी है उस हिसाब से, ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से जो आईएफआरएस वाला था उसको इन डेज में कन्वर्ट करके दे देगा। और उसको कौन चेक करेगा, उसको चेक करेगा उसका कंपोनेंट ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर चेक करेगा कि इन्होंने कन्वर्जन सही से करा है नहीं करा, कंपोनेंट ऑडिटर चेक करेगा इन्होंने कन्वर्जन सही से करा है नहीं करा, क्योंकि यहां पर ये काम जो करा था कन्वर्जन वो पेरेंट ने करा था, तो पेरेंट ऑडिटर चेक कर रहा है, ये काम कंपोनेंट ने करा तो कंपोनेंट ऑडिटर चेक कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, या तो अपन कन्वर्ट कर दे, उसी को बोले तू कन्वर्ट कर दे ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से। तो वो ये जब अपनी सब्सिडी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होती है तो गैप अलग अलग होता है, तो उस केस के अंदर अपन को कन्वर्जन करना होता है। तो कन्वर्जन जब भी अपन अगर कन्वर्जन करेंगे तो वो एडजस्टमेंट प्रिंसिपल ऑडिटर चेक कर लेगा, और या फिर अपन अल्टरनेटिवली उसको बोल सकते हैं कि अपना ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी भेज देंगे और उसको बोलेंगे कि तू ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से, और वो उसका लोकल कंपोनेंट ऑडिटर एक बार उसको चेक कर लेगा, ठीक है सर। तो सर ये तो था कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हो तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क थे। कभी ये सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंपोनेंट का ऑडिटर है, जो कंपोनेंट का ऑडिटर है, लेट्स से वो दुबई के अंदर है, कंपोनेंट का ऑडिटर भी तो दुबई के अंदर है, ठीक है। तो वो जब ऑडिट कर रहा है तो वो कैसे चेक करेगा, क्या वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इंडिया वाले वो लगाएगा क्या, नहीं, वो इंडिया वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं लगाएगा, वो तो जो आईएएस होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो तो उससे ऑडिट करेगा, वो तो उससे ऑडिट करेगा। तो जब भी कंपोनेंट का ऑडिटर इंडिया वाले अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से ऑडिट नहीं कर रहा, मतलब इंडिया वाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ऑडिट नहीं कर रहा, तो क्या करना है, तो भाई कुछ नहीं, उसको बोलना है हमको कंपलसरी इंडिया के जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया के जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके हिसाब से ऑडिट करके दे, कंपलसरी हमको चाहिए, उसको बोलेंगे तो वापस से ऑडिट करके दे इंडिया के हिसाब से। सो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड आल्सो बी ऑडिटेड इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉरस्पॉन्ड ऑफ इंडियन जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सर कभी ऐसा हो जाए कि कोई कंपोनेंट अनऑडिटेड है, कोई सा भी ऐसा कंपोनेंट है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट है वो अनऑडिटेड है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो अनऑडिटेड है, कि यार मेरे पास तो 10-15 कंपोनेंट है, अब उनमें से एक कंपोनेंट कोई अनऑडिटेड निकला, एक कंपोनेंट कोई अनऑडिटेड निकला, तो उस केस के अंदर क्या करना है, तो अपन को देखना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट मटेरियल है क्या, कि भाई बहुत बड़ा मटेरियल कंपोनेंट निकला, कि इतना बड़ा मटेरियल कंपोनेंट है, तो भी तुमने इसकी ऑडिट नहीं करी, तो भी तुमने इसकी ऑडिट नहीं करी। तो उस केस के अंदर अगर कोई मटेरियल कंपोनेंट है, तो तुमको अपना उस रिपोर्ट को
क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। किसकी? सीएफएस की रिपोर्ट को, कि भाई मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं, उस कंसोलिडेशन में तो ये वाला कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा, और ये कंपोनेंट तो अनऑडिटेड है, ये कंपोनेंट तो अनऑडिटेड और मटेरियल है, अनऑडिटेड मटेरियल, तो मैं ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा रिपोर्ट को, ठीक है, और बता दूंगा। और मटेरियलिटी देखने के लिए मैं क्या देखूंगा कि वो कंपोनेंट मटेरियल है या नहीं। मैं दो चीजें देखूंगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखूंगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, साथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कि कितना बड़ा कंपोनेंट है ये, क्वांटिटी के टर्म्स में कितनी ज्यादा असेट है, कितनी ज्यादा लायबिलिटी है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मैं दोनों देखूंगा, मैं दोनों देखूंगा, ठीक है सर। चलो, तो जब भी कोई अनऑडिटेड हो, जब भी कोई अनऑडिटेड हो, तो मैं देखूंगा कि पॉसिबली मुझे मॉडिफाई करनी पड़ सकती है रिपोर्ट सीएफएस की, ठीक है ना। तो ऑडिटर को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर दोनों देखने पड़ेंगे कि वो चीज मटेरियल है या नहीं, वो चीज मटेरियल है या नहीं, मेरे सीएफएस पे इंपैक्ट देगी या नहीं देगी। ऐसे 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दूंगा अगर वो मटेरियल है, मेरे सीएफएस पे इंपैक्ट दे रही। डन सर, अपना चैप्टर हो गया है समाप्त। एक क्वेश्चन और देख लो, यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि वो ये कि 8 सब्सिडरी के अंदर इनकी उन सब्सिडरी है जो कंपोनेंट ऑडिटर है, उन्होंने ऑडिट करी है, मैंने ऑडिट नहीं करी, तो उनकी असेट इतनी, रेवेन्यू इतना, नेट हाउस फ्लो इतना है। तो बस आपको ओएम पैराग्राफ दे देना, ओएम पैराग्राफ में बता देना है कि इतनी असेट मैंने ऑडिट नहीं करी है, वी डिड नॉट ऑडिट द 8 सब्सिडरी, उनका असेट इतना, रेवेन्यू इतना है, वो इतना है, और मेरे जो ओपिनियन दिए वो उन पर भरोसा रख के दिए, मैंने उन पर भरोसा रख के दिए है, कन्वर्जन कर लिया था मैंने उनके अलग अलग कंट्रीज के एफएस का फलान डिगरा। हालांकि मेरी ओपिनियन जो है वो मॉडिफाइड नहीं है, नॉट मॉडिफाइड इन दिस रिस्पेक्ट। तो बेसिस बता, ठीक है सर। डन सर, अपना चैप्टर मेरे हिसाब से अच्छे से हुआ है। हाँ, फास्ट ट्रैक में हुआ है, जल्दी हुआ है, वो मैं भी मान रहा हूँ, पर सब कुछ कवर करा है, समझाया भी, याद भी कराया, ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ। फास्ट में तो हुआ है, फास्ट ट्रैक है, पर वो भी मैंने बता दिया। जल्दी करना, अगर आराम से करना है तो बाकी बेचेस आप रेफर कर सकते हो, हमारे सब में धीरे धीरे कराया बाकी है, अच्छे से प्यार से। और बाकी ऐसे इसका बेस तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, ऐसे से कॉम्प्रोमाइज मत करना, बाकी तुम्हारी इच्छा, मैं तो फ्री में मैराथन दे भी दूंगा, ठीक है सर। बाकी तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।